वेलकम टू द एनसीईआरटी सीरीज बाय यूपीएससी विद लवीशा। आज की क्लास में हम डिस्कस करेंगे 10th क्लास की ज्योग्राफी की एनसीईआरटी को, जिसका नाम है कंटेम्प्रेरी इंडिया सेकंड। लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम। इंडेक्स की बात करें तो टोटल आपके 7 चैप्टर्स हैं इस एनसीईआरटी के अंदर। स्टार्ट करेंगे रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट से, एंड करेंगे लाइफ लाइन्स ऑफ नेशनल इकोनॉमी से। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट, रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट। रिसोर्सेज क्या होते हैं? सेम चीज हमने डिस्कस की थी क्लास 8th की एनसीईआरटी के अंदर, और सेम यहाँ पर बात करेंगे। रिसोर्सेज क्या होते हैं? डेट आर एवरीथिंग अवेलेबल इन द इन्वायरमेंट which can be used to satisfy human needs, provided it is technological accessible, economical feasible and culturally acceptable. Human beings interact with nature through technology and create institutions to accelerate their economic development. जब हम क्लासिफिकेशंस करेंगे रिसोर्सेज की है तो हम काफ़ी बेसिस पर करते हैं। सबसे पहले हम करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। दो टाइप होते हैं, बायोटिक एंड एबायोटिक। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल। ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप, इंडिविजुअल, कम्युनिटी, नेशनल एंड इंटरनेशनल। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट, पोटेंशियल, डेवलप्ड स्टॉक एंड रिजर्व्स। यहाँ पर आपको फ्लो चार्ट के अंदर भी ये चीज़ बताई हुई है। रिसोर्सेज नेचुरल होते हैं, ह्यूमन होते हैं, रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल होते हैं नेचुरल के अंदर। रिन्यूएबल के अंदर कंटिन्यूअस भी होते हैं, जैसे कि आपका विंड, वाटर, जो खत्म नहीं हो सकते। और एक आपके होते हैं बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल के अंदर आपके हैं नेचुरल वेजिटेशन और विंड लाइफ। यहाँ पर विंड लाइफ की जगह वाइल्ड लाइफ आना चाहिए था। नॉन रिन्यूएबल हो गया। नॉन रिन्यूएबल के अंदर दो पार्ट्स होते हैं आपके, रिसाइकल मेटल्स और नॉन रिसाइकल मेटल्स। नॉन रिसाइकल मेटल्स के अंदर आपके फॉसिल्स फ्यूल्स आते हैं, जो अगर एक्सटेंड हो गए तो उनको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगेंगे रिकवर करने के लिए। रिसाइकेबल के अंदर जिनको हम रिसाइकल कर सकते हैं। ह्यूमन के अंदर है आपका स्ट्रक्चरेबल एंड इंस्टीट्यूशंस, क्वांटिटी एंड क्वालिटी। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। सबसे पहले ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन आपके होते हैं बायोटिक रिसोर्स। बायोटिक रिसोर्स के अंदर वो होते हैं जिनके पास लाइफ होती है, सच एज ह्यूमन बींग, फ्लोरा, फोना, प्लांट्स, एनिमल, इन सभी के अंदर लाइफ पाई जाती है। और इनको हम जब रिसोर्सेज की तरह यूज करते हैं तो वो होते हैं बायोटिक रिसोर्सेज। जैसे हम ट्री को यूज करते हैं किसके लिए? पेपर के लिए। तो ये क्या होता है? यहाँ पर हमने ट्री को यूज किया, ये क्या हो गया? बायोटिक रिसोर्स। नेक्स्ट है अबायोटिक रिसोर्स। ये नॉन लिविंग होते हैं, जिसके अंदर आपके रॉक्स हो गए, मेटल्स हो गए। ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी सबसे पहले है रिन्यूएबल और रिप्लेनिशेबल रिसोर्सेज। These are resources which can be renewed or reproduced by physical, chemical or mechanical process. For example, solar energy है, आप रिकवर कर लोगे सोलर एनर्जी, एंड नहीं हो सकती। वाटर है, विंड है, इनका एंड नहीं है, ये रिन्यूएबल रिसोर्सेज के अंदर है। और अगर इनका एंड हो गया तो फिर लाइफ ही एंड हो जाएगी, फिर तो यूज करने की बात ही खत्म हो जाती है। फिर है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज। These occur over a very long geological time. फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स हो गए, फॉसिल फ्यूल्स हो गए, ये रिन्यूएबल हो जाते हैं लेकिन उनको थाउजेंड्स ऑफ ईयर लगते हैं। तो हम एक तरीके से इनको नॉन रिन्यूएबल मान सकते हैं, क्योंकि थाउजेंड्स ऑफ ईयर तक तो हम जिंदा वैसे भी नहीं रहने वाले। ऑन द बेसिस ऑफ ऑनरशिप सबसे पहले इंडिविजुअल रिसोर्सेज। दे आर ओन बाय प्राइवेटली बाय इंडिविजुअल, सच एज आप प्लांटेशन देखते हो, पेस्चोर लैंड देखते हो, पोन्स, वाटर वेल्स, ये इनके ऊपर प्राइवेट ओनरशिप भी आपको देखने को मिल सकती है। ये किसी इंडिविजुअल से भी बिलोंग कर सकते हैं, तो वो हो गए इंडिविजुअल रिसोर्सेज। कम्युनिटी ऑन रिसोर्सेज कौन से होते हैं? जो भी, जैसे फॉर एग्जांपल एक विलेज का कॉमन एरिया है जिसके ऊपर विलेज का हक है, चाहे वो ग्राउंड, ग्रेजिंग ग्राउंड है, विलेज का पॉन्ड है, तो वो क्या हो गया? कम्युनिटी ऑन रिसोर्स। Natural resources. Technically, all the resources belong to the nation. All the minerals, water resource, forest, land within the potential boundary and oceanic area up to 12 nautical miles. 12 nautical miles आपका नियर अबाउट होता है 22.2 किलोमीटर from the coast, termed as territorial land and resource therein belong to the nation. तो ये आपके हो गए नेशनल रिसोर्सेज। अब इंटरनेशनल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? द ओशियनिक रिसोर्स बियॉन्ड 200 nautical miles of the exclusive economic zone belong to open ocean, and no individual country can be utilize these without the concurrence of international institutions. जिसके अंदर आपके आते हैं ISBA, UNCLOS। अब आप कमेंट सेक्शन के अंदर मुझे इनकी फुल फॉर्म मेंशन करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट,
potential resource. These are those resources which are found in a region but they have not been utilized. ऐसे काफ़ी रिसोर्स हैं जो किसी रीजन में पाए जाते हैं बट अभी तक उनको यूज़ नहीं किया जाता. पोटेंशियल है कि उनको फ्यूचर में यूज़ किया जा सकता है. फॉर एग्जाम्पल, द वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया हैव नॉट डेवलप्ड द विंड एंड सोलर एनर्जी प्रॉपरली डिस्पाइट हैविंग इनॉर्मस पोटेंशियल. वहाँ पर बहुत ज़्यादा सोलर और विंड एनर्जी का पोटेंशियल है बट उतना अभी तक वहाँ पर उन चीज़ों को यूज़ नहीं किया गया है. Developed resources. These are resources which are surveyed and their quality and quantity have been determined for utilization. Their development depends on technology and level of their feasibility. ये आपके हो गए developed resources. Stock क्या होता है? They are the materials in the environment which have the potential to satisfy human needs, but human beings do not have the appropriate technology to assess this. For example, human beings do not have the advanced technology to utilize hydrogen from water as a source of energy. अब हाइड्रोजन हमारे पास अवेलेबल है लेकिन अभी तक हमारे पास वो टेक्नोलॉजी नहीं है जिससे कि हम हाइड्रोजन का प्रॉपर यूज, परफेक्ट यूज, ज़्यादा से ज़्यादा यूज कर सकें. रिजर्व्स. दे आर द सबसेट ऑफ द स्टॉक which can be put into use with the help of existing technical know-how, but their use has not been started. For example, river water can be used for generating hydroelectric power, but it is being utilized only to a limited extent. रिजर्व्स होते हैं कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं जिनके लिए हमारे पास टेक्नोलॉजी भी है यूज़ करने के लिए लेकिन फिर भी हम उन रिसोर्सेज को स्पेसिफिक काम के लिए ज़्यादा यूज़ अभी नहीं कर रहे हैं. अब है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स. रिसोर्स वाइटल हैं फॉर ह्यूमन सर्वाइवल एज वेल एज फॉर मेंटेनिंग द एक स्टैंडर्ड क्वालिटी ऑफ लाइफ को मेंटेन करने के लिए. ह्यूमन बीइंग कंसीडर रिसोर्सेज आर फ्री गिफ्ट विच रिजल्टेड इनटू इनडिस्क्रिमिनेट यूज ऑफ द रिसोर्सेज. डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रिड ऑफ अ फ्यू इंडिविजुअल. बिल्कुल करेक्ट बात है कि कुछ इंडिविजुअल्स की ग्रिड को, लालच को सपोर्ट करने के लिए, सेटिस्फाई करने की वजह से रिसोर्सेज का डिप्लीशन बहुत तेजी से हो रहा है. एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्सेज in few hands which divide the society into two segments, have and have nots और rich and poor. अब सभी लोगों को इक्वली रिसोर्सेज को यूज करने का राइट नहीं मिल पाता. वो उनका एक्यूमुलेशन कुछ हैंड्स में आपको ज़्यादा देखने को मिलेगा, कुछ हैंड्स में कम, जो कि फिर एक सोसाइटी के अंदर ग्रुप क्रिएट करता है, रिच और पुअर के बीच का डिफरेंस क्रिएट करता है. Indiscriminate exploitation of resources has led to global ecological crisis such as. इसी की वजह से, ज़्यादा रिसोर्सेज डिप्लीशन होने की वजह से क्या हो रहा है, हमें ग्लोबल क्राइसिस देखने को मिल रहा है जैसे कि ग्लोबल वार्मिंग, ओजोन लेयर का डिप्लीशन होना, इन्वायरमेंट का पोल्यूट होना और लैंड का डिग्रेड होना. अब है रिसोर्स प्लानिंग. रिसोर्स प्लानिंग एसेंशियल है किसके लिए? फॉर सब्सिस्टेंस एग्जिस्टेंस ऑफ ऑल फॉर्म्स ऑफ लाइफ के लिए. सस्टेनेबल डेवलपमेंट और सस्टेनेबल एग्जिस्टेंस क्यों ज़रूरी है कि अगर आज हम रिसोर्स की प्लानिंग नहीं करेंगे और सभी रिसोर्सेज को ऐसे ही यूज़ करते रहेंगे तो हमसे आगे आने वाली जनरेशन के लिए रिसोर्सेज बचेंगे ही नहीं. प्लानिंग इज अ वाइडली एक्सेप्टेड स्ट्रेटजीज फॉर जुडिशियस यूज ऑफ रिसोर्स. ये वाइडली एक्सेप्टेड है इंडिया के अंदर भी, वर्ल्ड के अंदर भी, कि यस, रिसोर्सेज को यूज़ करने की एक प्रॉपर प्लानिंग होनी चाहिए. कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जो सेल्फ सफिशिएंट होते हैं इन द अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्स और कुछ रीजंस ऐसे होते हैं जहाँ पर रिसोर्सेज की शॉर्टेज होती है तो वहाँ पर उन रिसोर्सेज की अवेलेबिलिटी कराई जाती है. फॉर एग्जाम्पल, द स्टेट ऑफ राजस्थान इज वेरी वेल इन्वॉल्व्ड विद सोलर एंड विंड एनर्जी बट यहाँ पर वाटर रिसोर्सेज की कमी है. तो वही राजस्थान पूरे इंडिया के अंदर विंड और सोलर एनर्जी को प्रोवाइड करवाता है, तो राजस्थान को वाटर रिसोर्सेज की ज़रूरत है, राजस्थान को वो प्रोवाइड कराए जाते हैं. तो इसीलिए एक बैलेंस रिसोर्स प्लानिंग होती है कि जिसके पास जो है उससे वो लिया जाए और जिसके पास जो नहीं है उसको वो दिया जाए. अब बात करते हैं रिसोर्स प्लानिंग इन इंडिया. कॉम्प्लेक्स प्रोसेस है जो इन्वॉल्व करता है आइडेंटिफिकेशन एंड इन्वेंटरी ऑफ रिसोर्सेज across the region of country. It involves surveying, mapping and qualitative and quantitative estimation and measurement of the resource. एक तो सभी रीजन्स के अंदर इंडिया के अंदर सर्वे की जाती है, फिर मैपिंग की जाती है, क्वालिटी और क्वांटिटी का एस्टिमेट लगाया जाता है कि कहाँ पर कितनी क्वालिटी के, कितनी क्वांटिटी के अंदर रिसोर्सेज अवेलेबल हैं. फिर इन्वॉल्व करते
किया जाता है एक प्लानिंग के स्ट्रक्चर को, जिसके अंदर अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी को यूज किया जाता है, स्किल्स को यूज किया जाता है, एक इंस्टीट्यूशनल सेटअप होता है फॉर इम्प्लीमेंटिंग रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान। फिर क्या होता है, फिर होता है मैचिंग द रिसोर्स डेवलपमेंट प्लान विद ओवरऑल नेशनल डेवलपमेंट प्लान। फिर जो नेशन के डेवलपमेंट प्लान्स होते हैं उनको और रिसोर्स के जो डेवलपमेंट प्लान्स हैं उनको मैच किया जाता है। इंडिया हैज बीन वर्किंग फॉर रिसोर्स प्लानिंग सिंस फर्स्ट 5 ईयर प्लान। हमारा जो पहला 5 ईयर प्लान आया था प्लानिंग कमीशन बनने के बाद, इंडिपेंडेंस के बाद, जब से ही हम इस चीज के ऊपर काम कर रहे हैं। रिसोर्सेस अच्छी तरीके से डेवलपमेंट में जब भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे जब उनके साथ, रिसोर्सेस के साथ एक अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी का भी कॉम्बिनेशन बनेगा। In India, development in general and resources development in particular does not only involve the availability of resource but also the technology, quality of human resource and the historical experience of the people. ये सारी चीजें भी रिसोर्स डेवलपमेंट के साथ इंक्लूड होती हैं। अब है कंजर्वेशन ऑफ रिसोर्स। इरेशनल कंजप्शन और ओवर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्स का ज़्यादा यूज़ करना बिना तरीके के उनको ज़्यादा से ज़्यादा कंजप्शन करने की वजह से काफ़ी सोशियो इकोनॉमिक और एनवायरमेंटल प्रॉब्लम्स हमें आज के टाइम पर फेस करनी पड़ती हैं, और इन्हीं प्रॉब्लम्स को हर लेवल के ऊपर सॉल्व करना हमारे लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। लैंड रिसोर्स की बात करते हैं। लैंड है नेचुरल रिसोर्स है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस है। हम रहते भी लैंड पर हैं, हम ज़मीन पर ही अपना घर बनाते हैं, हम ज़मीन पर ही हर चीज़ की कंस्ट्रक्शन की जाती है। जो लैंड क्या करता है, नेचुरल वेजिटेशंस को सपोर्ट करता है, एनिमल्स को, प्लांट्स को सपोर्ट करता है, ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करता है, इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ को, ट्रांसपोर्ट को, कम्युनिकेशन सिस्टम को, सभी को कौन सपोर्ट करता है, लैंड। In India, 43% of the land area is plain, 30% माउंटेन है, अबाउट 27% ऑफ द एरिया जो है वो प्लेट्यू रीजन है। लैंड यूज पैटर्न दो तरीके से डिटरमाइन होता है, एक फिजिकल फैक्टर जिसके अंदर आपका क्लाइमेट आ गया, सॉइल का टाइप आ गया, टोपोग्राफी आ गया, एक ह्यूमन फैक्टर जहाँ से पता चलता है हमें पॉपुलेशन कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है, टेक्नोलॉजिकल कैपेबिलिटी कहाँ ज़्यादा है, कहाँ कम है, कल्चर और ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें। अब है कैटेगरी ऑफ लैंड यूज पैटर्न। एक है आपका फॉरेस्ट होते हैं आपको लैंड पर, एक होता है लैंड नॉट अवेलेबल फॉर कल्टीवेशन, वो लैंड जो कल्टीवेशन के लिए अवेलेबल नहीं है। बैरन वेस्ट लैंड, लैंड पुट टू नॉन एग्रीकल्चर यूजेस, बिल्डिंग्स, रोड्स, फैक्ट्रीज हो गया। फिर एक होता है अदर अनकल्टिवेटेड लैंड, जिसके अंदर हम फैलो लैंड को एक्सक्लूड कर देते हैं, जो किसके लिए होता है, परमानेंट पेस्टोर और ग्रेजिंग लैंड होता है, जो लैंड मिसलेनियस ट्रीज क्रॉप्स ग्रो होती हैं जहाँ पर, और कल्चरल वेस्ट लैंड जो 5 साल से ज्यादा के लिए अनकल्टिवेटेड रख दिया गया हो उसको कहते हैं कल्चरल वेस्ट लैंड। फिर यहाँ पर बात की गई है फैलो लैंड की। फैलो लैंड क्या होता है, फैलो लैंड इंक्लूड्स करंट फैलो, जो कि लैंड है उसको 1 साल तक या फिर 1 साल से थोड़े से कम टाइम तक आपने कल्टीवेशन जहां पर नहीं की उसको हम कहते हैं करंट फैलो लैंड। फिर है नेट सोन एरिया के बारे में बताया हुआ। नेट सोन एरिया क्या होता है, द एरिया सोन more than once in agricultural area is called as net sown area and it was also known as gross crop area, जिसको आपने एक से ज्यादा चीजों को ग्रो किया हो सेम एग्रीकल्चर लैंड पे विद इन 1 ईयर, वहां उसको हम कहते हैं नेट सोन एरिया। फिर लैंड यूज पैटर्न इन इंडिया बता रखा है आपको। नेट सोन एरिया स्टेट वाइज अलग अलग मिलेगा। पंजाब हरियाणा में परसेंटेज आपको 80% मिलेगा, क्योंकि वहाँ की मैक्सिमम इकोनॉमी जो है वो एग्रीकल्चर पर ही डिपेंड करती है। वहीं आपको ये डाटा 10% मिलेगा नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के अंदर, क्योंकि मेनली सारा फॉरेस्ट एरिया और वहाँ पर इतना एग्रीकल्चर नहीं किया जाता। फॉरेस्ट एरिया के अंदर देखेंगे इट इज फार लोअर देन द डिजायर्ड फॉरेस्ट एरिया कितना होना चाहिए हमारी कंट्री के अंदर, 33% ऑफ जोग्राफिकल एरिया, कंप्लीट इंडिया के एरिया का 33%, लेकिन अभी अभी हम उससे काफी पीछे हैं। वेस्टलैंड क्या होता है, रॉकी एरिड डेजर्ट एरिया, जिसको हम नॉन एग्रीकल्चर यूज के लिए ही प्रेफर कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन जहाँ पर एग्रीकल्चर पॉसिबल नहीं है। लैंड कंजर्वेशन, continuous use of land over a period of time without taking appropriate measures to conserve and manage it resulted in land degradation। उससे जो लैंड है वो डिग्रेड होता चला जाएगा, उसकी कंडीशन जो है लैंड की वो खराब होती चली जाएगी। लैंड डिग्रेडेशन और कंजर्वेशन मेजर्स क्या हो सकता है। लैंड डिग्रेडेशन,
कैसे हो सकती है? ओवर ग्रेजिंग से हो सकती है, माइनिंग है, ओवर इरिगेशन, वाटर लॉगिंग, फॉर्मेशन ऑफ डस्ट, ये सारी चीजें होती हैं जिनसे आपकी जो लैंड की क्वालिटी है वो सारी चीजें डिग्रेड होती हैं, कम होती हैं। कंजर्वेशन ऑफ लैंड डिग्रेडेशन, कैसे हम कंजर्व कर सकते हैं लैंड को? एफॉरेस्टेशन, ज्यादा से ज्यादा पेड़ लगाकर, ज्यादा से ज्यादा फॉरेस्ट सेटअप कर कर, ग्रेजिंग की जो है प्रॉपर मैनेजमेंट बनाकर, प्लांटिंग ऑफ शेल्टर बेल्ट्स ऑफ प्लांट्स, ओवर ग्रेजिंग के ऊपर कंट्रोल लाकर, स्टेबलाइज कर कर सैंड ड्यून्स को बाय ग्रोइंग थ्रोनी बुशेस एक्सेट्रा। ये कुछ तरीके हैं जिनसे हम लैंड को क्या कर सकते हैं, डिग्रेड होने से बचा सकते हैं। अब बात की गई है सॉइल एज अ रिसोर्स की। सॉइल इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिन्यूएबल नेचुरल रिसोर्स एंड अ लिविंग सिस्टम। इंपॉर्टेंट फैक्टर इन इट्स फॉर्मेशन क्या क्या होते हैं? रिलीफ, पेरेंट रॉक, बेड रॉक, क्लाइमेट, वेजिटेशन, अदर फॉर्म्स ऑफ लाइफ एंड टाइम। इट ऑल्सो कंसिस्ट ऑफ ऑर्गेनिक ह्यूमस एंड इनऑर्गेनिक मटेरियल। अब आप सॉइल की प्रोफाइल देखोगे तो ये टॉप मोस्ट लेयर है सॉइल की, उसके बाद ये सब सॉइल वेदर रॉक, सैंड एंड सिल्ट क्ले है नीचे वाली लेयर, फिर ये है सब स्ट्रेटम वेदर पेरेंट रॉक मटेरियल है, फिर सबसे नीचे है अनवेदर्ड पेरेंट रेड बेड रॉक। अब सॉइल की फॉर्मेशन, कलर, टेक्सचर, एज, केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज के बेस पर सॉइल को काफी टाइप्स में डिवाइड किया जाता है, जिसमें से पहला टाइप है आपका एलुवियल सॉइल। अब एलुवियल सॉइल का सोर्स क्या है? आपकी मेनली 3 इंपॉर्टेंट हिमालयन रिवर्स इंडिया के अंदर, इंदस, गंगा एंड ब्रह्मपुत्र। कौन से रीजन के अंदर आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है? थोड़ा सा आपको राजस्थान, गुजरात में देखने को मिलती है, ईस्टर्न कोस्टल प्लेन में देखने को मिलती है। ये सारी रीजन्स हैं, और आपका नॉर्थन प्लेन का तो पूरा रीजन ही है जहाँ पर आपको एलुवियल सॉइल देखने को मिलती है। इट कंसिस्ट ऑफ वेरियस पोर्शन ऑफ सैंड, सिल्ट एंड क्ले। द इनलैंड सॉइल नियर द रिवर वैली अपीयर जो करती है वो बिगर इन साइज होती है, एंड इन अपर रीचेस ऑफ द रिवर वैली क्या होती है? नियर द प्लेस ऑफ ब्रेक ऑफ स्लोप सॉइल जो होती है आर कोर्स इन द पिडमोंट प्लेन सच एज द्वार्स, क्योस एंड तराई। अगर आपने मेरी पिछली क्लास में, जब हमने पिछले एनसीईआरटी में सॉइल की बात की थी, वहां पर हमने बात इन वर्ड्स के बारे में की थी। क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन एज, एज के बेसिस पर भी एलुवियल सॉइल को डिवाइड किया जाता है। दीज कैन बी क्लासिफाइड, पुरानी एलुविलियम बांगर कहेंगे, न्यू एलुविलियम को खादर कहेंगे। द बांगर सॉइल की हाई कंसेंट्रेशन होती है कंकर के अंदर एज कम्पेयर टू खादर, एंड जो खादर होती है उसके अंदर फाइन पार्टिकल ज्यादा होते हैं एज कम्पेयर टू बांगर। केमिकल कंपोनेंट्स कौन कौन से पाए जाते हैं एलुवियल सॉइल के अंदर? पोटाश, फॉस्फोरिक एसिड एंड लाइम। इंपॉर्टेंट क्रॉप्स कौन कौन सी हैं? शुगर केन है, पैडी है, व्हीट है एंड अदर सेरेल्स एंड पल्स क्रॉप्स। सॉइल इन द ड्रायर एरियाज जो होती है वो ज्यादा एल्कलाइन होती है। नेक्स्ट है हमारी ब्लैक सॉइल। दी सॉइल्स ब्लैक होती है कलर के अंदर, और इसको हम ऑल्सो कहते हैं रेगर सॉइल। ये काफी आइडल होती है किसकी कल्टीवेशन के लिए? कॉटन की कल्टीवेशन के लिए, इसलिए इसको ब्लैक कॉटन सॉइल भी बोला जाता है। किससे बनी होती है? लावा के फ्लो से ये बनती है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट फैक्टर क्या है इसका फॉर इट्स डेवलपमेंट आर क्लाइमेटिक कंडीशंस का होना और पेरेंट रॉक्स। It is made up of extremely fine clayey material, rich in soil nutrients such as calcium carbonate, magnesium, potash, lime। ये सारी चीजें इसके अंदर बहुत ज्यादा पाई जाती हैं, और पुअर किसके अंदर होती है? फॉस्फोरिक कंटेंट के अंदर। कौन से रीजन्स में पाई जाती है ब्लैक सॉइल? मेनली आपका महाराष्ट्र के प्लेट्यू वाला रीजन, सौराष्ट्र का रीजन, मालवा मध्य प्रदेश वाला रीजन, यहाँ पर आपको काफी ज्यादा ब्लैक सॉइल पाई जाती है, और थोड़ा बहुत आपको गोदावरी और कृष्णा वैली की तरफ भी। दे आर वेल नोन फॉर द कैपेसिटी टू होल्ड वाटर। ब्लैक सॉइल की कैपेसिटी होती है वाटर को काफी ज्यादा होल्ड करने की। इट इज स्टिकी हो जाती है जब गीली होती है व्हेन वेट, एंड डिफिकल्ट टू वर्क ऑन अनलेस टिल्ड इमीडिएटली आफ्टर द फर्स्ट शावर और ड्यूरिंग द प्री मॉनसून पीरियड। अब अगली बात करते हैं हम रेड एंड येलो सॉइल की। सॉइल का ही चैप्टर काफी इंपॉर्टेंट होता है, सॉइल के चैप्टर से क्वेश्चन आने के भी चांस होते हैं, जिसके लिए आपसे किसी भी पर्टिकुलर सॉइल की कैरेक्टरिस्टिक्स को भी पूछा जा सकता है। और सॉइल को और ब्रीफली हम डिस्कस करेंगे 11th क्लास की एनसीईआरटी के अंदर। रेड एंड येलो सॉइल। Red soil develops on crystalline igneous rocks in areas of low rainfall in the eastern and southern part of the Deccan Plateau. लो रेनफॉल के रीजन्स के अंदर आपको रेड एंड सॉइल देखने को मिलती है। दी सॉइल डेवलप रेडिश कलर किसकी वजह से? ड्यू टू डिफ्यूजन ऑफ आयरन इन क्रिस्टलाइन एंड मेटामॉर्फिक रॉक्स। इट लुक्स येलो व्हेन इट occurs in a hydrated
फॉर्म, इसलिए इसको रेड और येलो सॉइल दोनों बोला जाता है। कौन से रीजन्स में मिलती है आपको? ओडिशा छत्तीसगढ़ के रीजन में, साउदर्न पार्ट ऑफ मिडिल गंगा प्लेन के रीजन में एंड अलोंग द पिडमॉइंट जोन ऑफ वेस्टर्न घाट, इन सभी रीजन्स में आपको रेड एंड सॉइल देखने को मिलती है। फिर है लेटराइट सॉइल। लेटराइट हैज बीन derived from the Latin word later which means brick. कहाँ डेवलप होती है? इट डेवलप अंडर ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल क्लाइमेट विद अल्टरनेट वेट एंड ड्राई सीजन्स एंड रिजल्ट ऑफ इंटेंस लीचिंग ड्यू टू हैवी रेन। इट इज मोस्टली डीप टू वेरी डीप एसिडिक ये होती है। दिस सॉइल लैक्स इन प्लांट्स न्यूट्रिएंट्स की सॉइल के अंदर प्रेजेंस नहीं होती। यहाँ पर प्रेजेंस किसकी होती है? प्रेजेंस ऑफ ह्यूमस। इट इज ह्यूमस रिच एंड सपोर्ट डेसिडियस एंड एवरग्रीन फॉरेस्ट को सपोर्ट करती है ये सॉइल। However, its human content is poor under sparse vegetation and semi-arid environment. कौन से एरियाज में देखी जाती है? दे आर फाउंड इन साउदर्न स्टेट, वेस्टर्न घाट रीजन ऑफ महाराष्ट्र, उड़ीसा और सम पार्ट ऑफ वेस्ट बंगाल और नॉर्थ ईस्टर्न रीजन। दिस सॉइल इज वेरी यूजफुल फॉर ग्रोइंग टी एंड कॉफी। रेड लेटराइट सॉइल इन तमिलनाडु, अंडमान एंड केरला आर मोर सुटेबल फॉर क्रॉप्स लाइक कैश्यू नट। अब बात करते हैं एरिड सॉइल। एरिड सॉइल रेंज करती है रेड टू ब्राउन इन कलर एंड जनरली सैंडी होती है टेक्सचर के अंदर और सलाइन होती है नेचर के अंदर एंड समटाइम्स सॉल्ट कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम दिस। सॉइल के अंदर मॉइस्चर नहीं होता, ह्यूमस नहीं होता, लैक्स ह्यूमन एंड मॉइस्चर। क्यों? क्योंकि जहाँ पर आपको एरिड सॉइल मिलेगी वहाँ पर आपको क्लाइमेट ड्राई मिलेगा, टेम्परेचर हाई मिलेगा, इवेपोरेशन बहुत फास्ट मिलेगा। द लोअर horizon ऑफ द सॉइल जो होते हैं आर ऑक्यूपाइड बाय कंकर बिकॉज ऑफ द इंक्रीजिंग कैल्शियम कंटेंट डाउनवर्ड्स। एरिड सॉइल के अंदर क्या होता है? डाउनवर्ड्स की तरफ आपको कैल्शियम कंटेंट बढ़ता हुआ दिखता है। कंकर फॉर्मेशन प्रिवेंट्स वाटर इनफिल्ट्रेशन। विद प्रॉपर इरिगेशन दिस सॉइल कैन बी यूज्ड फॉर कल्टीवेशन। हम कल्टीवेशन के लिए उसको यूज कर सकते हैं लेकिन विद प्रॉपर इरिगेशन। ऐसे सॉइल आपको कहाँ देखने को मिलेगी? इसके अंदर रीजन नहीं दे रखे, मैं मेंशन कर देती हूँ। आपको हरियाणा के अंदर, राजस्थान के पार्ट्स के अंदर ये सॉइल देखने को मिलेगी। फॉरेस्ट soil. These soils are found in the hilly and mountain areas where sufficient rainforests are available. Loamy और silty होती है valley sides के अंदर and coarse grained होती है upper slopes के अंदर. In the snow-covered areas of Himalayas, these soil experience denudation and are acidic with low humus content. The soil found in the lower parts of the valley, particularly on the river terraces and alluvial fens, are fertile. ये यहाँ पर आपको मैप दे रखा है। फॉरेस्ट एंड माउंटेन सॉइल है, एलुविलियम भी दे रखी है, रेड एंड येलो भी, ब्लैक भी, लेटराइट भी और एरिड भी। तो आपका लेटराइट का रीजन ये हो गया, थोड़ा बहुत इस साइड हो गया, ये वाला रीजन। एरिड का आपका पूरा ये रीजन हो गया। इस टाइप से रेड एंड येलो का ये दिख ही रहा है आपको, ब्लैक का भी दिख रहा है, ये पूरा रीजन ब्लैक का हो गया, एलुविलियम का ये वाला हो गया, माउंटेन का ऊपर वाला हो गया। Soil erosion and soil conservation. Soil erosion क्या होता है? It is the denudation of the soil cover and subsequent washing down. The process of soil formation and erosion go on simultaneously and generally there is a balance between the two. अब क्या होता है? soil erosion क्या होता है कि देखो रिवर के पानी के साथ जो सॉइल भी बह जाती है, वॉश डाउन हो जाती है और बाद में जाकर एक जगह उसके सेंडिमेंट्स जो हैं वो इकट्ठे हो जाते हैं। अब जो ऊपर की सॉइल थी, सॉइल फर्टाइल थी और उसको जो रिवर का पानी है वो अपने साथ बह ले गया, उसको हम कहते हैं सॉइल इरोजन। रीजंस क्या होते हैं सॉइल इरोजन के? नेचुरल रीजंस होते हैं। इट इंक्लूड्स नेचुरल फोर्सेस लाइक विंड, ग्लेशियर, पानी हो गया जो नेचुरली उस चीज को ले जाता है। द रनिंग वाटर कट्स थ्रू द क्ले सॉइल एंड मेक डीप चैनल जिसको हम गलीज कहते हैं। ड्यू टू गलीज द लैंड जो होता है वो अनफिट हो जाता है कल्टीवेशन के लिए और उसको फिर बैड लैंड बोला जाता है। इन द चंबल बेसिन सच लैंड्स को रिवाइंस बोला जाता है। ह्यूमन रीजंस क्या हो सकते हैं? डिफोरेस्टेशन होना, ओवरग्रेजिंग होना, कंस्ट्रक्शन होना या माइनिंग का काम होना जिससे कि सॉइल का लेवल गिर जाता है। वेरियस टाइप्स ऑफ सॉइल इरोजन। पहला है शीट इरोजन। समटाइम्स क्या होता है? वाटर फ्लोज एज अ शीट ओवर लार्ज एरिया डाउन अ स्लोप विच वॉश अवे द टॉप सॉइल, तो वो क्या हो गया? शीट इरोजन हो गया। विंड इरोजन क्या हो गया? जो विंड बहुत स्पीड में ब्लो कर रही है और वो सॉइल को, अपर लेयर को अपने साथ उड़ा ले गई, तो उसको हम कहते हैं विंड इरोजन। सॉइल इरोजन इज ऑल्सो कॉज ड्यू टू डिफेक्टिव मेथड्स ऑफ फार्मिंग लाइक रॉन्ग प्लॉइंग। अगर आप
आपके फार्मिंग के मेथड में डिफेक्ट है, आप प्लोइंग, जो लैंड की प्लोइंग होती है उसको रॉन्ग तरीके से कर रहे हैं, तो उससे भी क्या होता है, सॉइल इरोजन होता है। मेजर्स क्या है सॉइल इरोजन को रिड्यूस करने के? पहला है काउंटर प्लोइंग। काउंटिंग प्लोइंग क्या होता है? प्लोइंग अलोंग द काउंटर लाइंस विच डिसलरेट द फ्लो ऑफ वाटर डाउन द स्लो, जिससे कि स्लोप की साइड जो आपका है पानी के फ्लो है वो डिसलरेट हो जाएगा। टेरेंस कल्टीवेशन क्या होता है? स्टेप्स कैन बी कट आउट ऑन द स्लोप्स मेकिंग टेरेंसेस। स्ट्रीप क्रॉपिंग क्या होता है? स्ट्रीप्स ऑफ ग्रास आर लेफ्ट टू ग्रो बिटवीन द क्रॉप विच ब्रेक्स अप द फोर्स ऑफ विंड, कि क्रॉप के बीच बीच में आप कहीं कहीं पर जो ग्रास होती है उसको ग्रो कर दो, जिससे कि क्या हो जाएगा, विंड उसको उड़ाकर नहीं लेकर जा पाएगी। शेल्टर बेल्ट्स क्या होते हैं? रॉज ऑफ ट्रीज प्लांटेड इन लाइंस टू क्रिएट शेल्टर। अब यहाँ पर दे रखे हैं इंटरेस्टिंग पॉइंट, देर इज इनफ फॉर एवरीबडीज नीड बट नॉट फॉर एनीबडीज ग्रीड। गांधी जी ने ये लाइन बोली थी रिलेटेड टू रिसोर्सेज के लिए, इतना इनफ है कि सभी की नीड्स पूरी हो जाए, पर इतना नहीं है कि सभी की ग्रीड यानी सभी का लालच पूरा हो जाए। इन इंडिया लैंड यूज डाटा इज अवेलेबल ओनली फॉर 93% ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया, मतलब कि हमारे पास आज भी कुछ एरियाज ऐसे हैं जहाँ का हमारे पास सर्वे नहीं है। उसका काफी रीजन है, जैसे आप जम्मू कश्मीर में देखें कुछ एरिया पाकिस्तान ने ऑक्यूपाई कर रखा है, कुछ एरिया चाइना ने ऑक्यूपाई कर रखा है। फिर जो नॉर्थ ईस्ट की साइड है वहां पर भी जो रिपोर्टिंग है वो अभी तक अच्छे तरीके से नहीं हुई है। सस्टेनेबल इकोनॉमिक डेवलपमेंट के बारे में बता रखा है दैट इट मीन्स डेवलपमेंट शुड टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट एंड डेवलपमेंट इन द प्रेजेंट शुड नॉट कॉम्प्रोमाइज विद द नीड्स ऑफ फ्यूचर जनरेशन। ये मैंने आपको समझाया भी था कि हमें इस टाइप से डेवलपमेंट करनी है, इस टाइप से रिसोर्सेज का यूज करनी है कि हमारा काम बन जाए और फ्यूचर नीड्स के लिए वो चीजें कम भी ना पड़े। फिर एक चीज मेंशन है यहाँ पर, ये इंपॉर्टेंट है, एट द इंटरनेशनल लेवल द क्लब ऑफ रोमन एडवोकेटेड रिसोर्सेज कंजर्वेशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन अ मोर सिस्टमेटिक वे 1968 Gandhian philosophy was presented by Secumacher in his book Small is Beautiful। तो ये आपको याद रखना है। फिर है ब्रटलैंड कमीशन रिपोर्ट आई थी 1987 के अंदर। दिस रिपोर्ट इंक्लूड्स द कॉन्सेप्ट ऑफ सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड एडवोकेटेड इट एज अ मींस फॉर रिसोर्स कंजर्वेशन व्हिच वाज सब्सिक्वेंटली पब्लिश्ड इन अ बुक एंटाइटल्ड, नाम क्या था, आवर कॉमन फ्यूचर। ये भी इंपॉर्टेंट है। फिर यहाँ पर रियो डी जेनेरियो के अंदर अर्थ समिट हुई थी 1992 के अंदर, उसके बारे में यहाँ पर मेंशन है। यहाँ पर एजेंडा 21 के बारे में मेंशन है। एजेंडा 21 क्या था? इट इज द डिक्लेरेशन साइंड बाय वर्ल्ड लीडर्स इन 1992 एट द कहाँ पर यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन एनवायरमेंटल एंड डेवलपमेंट विच टुक प्लेस एट ब्राजील। इट एम्स एट अचीविंग ग्लोबल सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब सेकंड चैप्टर है फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेस। फ्लोरा एंड फोना इन इंडिया estimated है कि that 10% of India's recorded wild flora and 20% of its mammals are on the threatened list। मतलब जितने हमारे पास टोटल फ्लोरा एंड फोना है उनमें से भी ऐसा है कि जो वाइल्ड फ्लोरा है वो भी 10% नियरली और 20% जो मैमल्स हैं वो थ्रेटन की लिस्ट में है, मतलब कि वो खत्म होने की कगार पर है। वो कभी भी अगर हमने उनका यूज किया तो वो खत्म हो सकते हैं। कुछ को क्रिटिकल कैटेगरी के अंदर डाला गया है एंड आर ऑन द वर्ज ऑफ एक्सटेंशन, जो कि खत्म हो सकते हैं। एनिमल्स के अंदर बात करें तो चीता है, पिंक हेडेड डक है, माउंटेन क्वेल है, फॉरेस्ट स्पॉटेड ऑलेट है। प्लांट्स के अंदर यहाँ पर मधुका इंसिग्निस, अ वाइल्ड वेराइटी ऑफ महुआ एंड ह्यूमरडिया हेपेटन न्यूरोन, अ स्पीसीज ऑफ ग्रास। तो इस तरीके से यहाँ पर मेंशन है। क्या होता है देखो, एक IUCN इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर एंड नेचुरल रिसोर्सेज, वो क्या करता है, स्पीसीज को अलग अलग कैटेगरीज के अंदर डालता है। इंडेंजर्ड के अंदर वल्नरेबल, क्रिटिकली इंडेंजर्ड और नियरली थ्रेटन, नियर कंसर्न। उससे क्या होता है कि हमें पता होता है कि ये एनिमल जो है वो अभी इंडेंजर्ड है, यानी वो इंडेंजर से कभी भी एक्सटिंक्शन की तरफ जा सकता है और धरती से खत्म हो सकता है। तो इस टाइप से आपकी जो IUCN की बुक है, एक वो पूरी बुक पब्लिश होती है जिसका डाटा हमें देखना होता है। नॉर्मल स्पीसीज कौन से होते हैं? स्पीसीज हुज पॉपुलेशन लेवल्स आर कंसीडर्ड टू बी नॉर्मल फॉर देयर सर्वाइवल, जैसे आपके कैटल है, सॉल है, पाइन है। इंडेंजर्ड स्पीसीज विच आर इन डेंजर ऑफ एक्सटेंशन, जो खत्म हो सकते हैं, जैसे आपके एशियाटिक लॉयन है, बंगाल टाइगर है। वल्नरेबल स्पीसीज, दीज आर स्पीसीज whose population decline हो रही है to levels from where it is likely to move into the endangered category in the near future,
कि वल्नरेबल के अंदर उन स्पीसीज को डाला जाता है जो धीरे धीरे खत्म होते जा रहे हैं, और अगर अभी हमने उनको नहीं रोका तो वो भी इंडेंजर्ड और इंडेंजर से एक्सटिंक्शन की तरफ चले जाएंगे। रेयर स्पीसीज विद small population may move into the endangered or vulnerable category if the negative factor affecting them continue to operate, कि अगर उनको नहीं बचाया गया तो फॉर एग्जाम्पल हिमालयन ब्राउन बियर, वाइल्ड एशियाटिक बफेलो, डेजर्ट फॉक्स एंड हॉर्नबिल। एंडेमिक स्पीसीज कौन से होते हैं? These are species which are only found in some particular area, usually isolated by natural or geographical barrier. For example, the Andaman teal, Nicobar pigeon, Andaman wild pig, मैथुन in अरुणाचल प्रदेश। एक्सटेंट स्पीसीज कौन से होते हैं? These species are not found after searches of known or likely areas where they may occur. A species may be extinct from a local area, region, country, continent or the entire earth. Example of such species are Asiatic cheetah, pink-headed duck. जो species जो हैं अब almost हमारे अकॉर्डिंग खत्म हो चुके हैं। रीजंस फॉर डिप्लेशन ऑफ फ्लोरा एंड फोना, सिंपल सा होता है, उनके हैबिटेट को डिस्ट्रक्ट किया जाता है। अब भी आप कई बार न्यूज सुनते हो कि वहाँ पर उस फॉरेस्ट एरिया को खाली करवा दिया गया, उस फॉरेस्ट एरिया को खाली करवा दिया गया, वहाँ पर स्कूल बनना था, वहाँ पर कॉलेज बनना था। सिंपल हंटिंग हो गया, ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो गया, ज्यादा हमने उस पर्टिकुलर प्लांट या एनिमल का यूज कर लिया, इन्वायरमेंट का पॉल्यूशन हो गया, पॉइजनिंग हो गया, फॉरेस्ट के अंदर फायर हो गया, कई बार आग लग जाती है, उससे भी चीजें खत्म हो जाती है। अदर कॉजेज क्या हो सकते हैं? अनइक्वल एक्सेस हो गया, इनइक्विटेबल तरीके से हमने उनका ज्यादा यूज कर लिया। सोशो कल्चर इम्पैक्ट ऑफ लॉस ऑफ फॉरेस्ट, द बायोलॉजिकल लॉस इज स्ट्रांगली कोरिलेटेड विद द लॉस ऑफ कल्चरल डाइवर्सिटी। Such losses have increasingly marginalized and impoverished many indigenous and other forest dependent communities. अब देखो सोशो कल्चर से क्यों? क्योंकि देखो कुछ प्लांट्स ऐसे होते हैं, कुछ एनिमल्स ऐसे होते हैं जो किसी पर्टिकुलर कम्युनिटी के लिए क्या होते हैं, उनके कल्चर का पार्ट होते हैं, उनसे सोशली जुड़े होते हैं। जैसे कि आपने सलमान खान के फेमस केस के बारे में सुना होगा। अब वो केस इतना ज्यादा हाईलाइट क्यों हुआ? क्योंकि जिस डियर की उनकी वजह से जो ब्लैक बक तो उसकी डेथ हुई, उस पर्टिकुलर एनिमल को जो बिश्नोई कम्युनिटी है राजस्थान की, वो बहुत ज्यादा मानती है, उनकी वहां पर उनका कल्चर वहां पर उस पर्टिकुलर एनिमल से जुड़ा हुआ है, तो इसलिए वहां पर उनके कल्चरल सेंटिमेंट्स भी हर्ट होते हैं। इसी तरीके से इंडिया के अंदर बहुत सारे ट्राइबल ग्रुप्स हैं, अदर कम्युनिटीज हैं, जिनके जो सेंटिमेंट्स हैं, कल्चरल सेंटिमेंट्स हैं और उनके सोशो कल्चर है, सारी चीजें किसी ना किसी पर्टिकुलरली प्लांट एनिमल से लिंक होती हैं। वो भी अगर उस पर्टिकुलर एनिमल या प्लांट को हार्म होता है या फिर उनकी पॉपुलेशन खत्म होती है, तो वहां पर सोशो कल्चरल तरीके से भी वो चीज उनको इफेक्ट करती है। अब है कंजर्वेशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ इन इंडिया से रिलेटेड। पहला है एक आपका वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट आया था 1972 के अंदर। इसके अंदर बहुत सारे तरीके ऐसे थे जिनसे कि क्या होगा, प्लांट्स को और एनिमल्स को कैसे बचाया जा सकता है। इसको हम यहाँ से स्टडी नहीं करेंगे क्योंकि अब वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट के अंदर काफी अमेंडमेंट आ चुके हैं, तो इसको मैं आपको अलग से कवर करा दूंगी। टाइप्स एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फॉरेस्ट एंड वाइल्ड लाइफ रिसोर्सेज के बारे में कुछ होते हैं आपके रिजर्व फॉरेस्ट। दे आर रिगार्डेड एज द मोस्ट वैल्यूएबल as far as the conservation of forest and wildlife resources are concerned. It cover more than half of the total forest land. Protected forest होते हैं कुछ, it covers almost 1/3 of the total forest area and as declared by the forest department. These forest lands are protected from any further depletion. फिर होता है unclassed forest. There are other forest and wasteland belonging to both government and private individuals and community. Reserves और protected forest होते हैं, उनको रेफर किया जाता है एज अ परमानेंट फॉरेस्ट मेंटेन फॉर द पर्पज ऑफ प्रोड्यूसिंग टिम्बर एंड अदर फॉरेस्ट प्रोड्यूस एंड फॉर प्रोटेक्टिव रीजंस। द लार्जेस्ट एरिया जो है परमानेंट फॉरेस्ट के अंदर वो कहाँ पर है आपका? मध्य प्रदेश के अंदर। फिर है कम्युनिटी एंड कंजर्वेशन। Conservation strategies are not new in India and forests are also home to some of the traditional communities. In some areas of India, local communities are struggling to conserve these habitats along with government officials recognizing that only this will secure their long-term livelihood. Famous Chipko movement in the Himalayas has not only successfully resisted deforestation in several areas but also shown that community afforestation with indigenous species can be enormously successful. Farmer or citizens groups like the
बीच बचाओ आंदोलन जो हुआ था टेहरी के ऊपर, जिस टाइम पर वहां पर टेहरी डैम एस्टेब्लिश किया जा रहा था। तो इस तरीके से इंडिया के अंदर आपको काफी लोकल लेवल के ऊपर आंदोलन भी देखने को मिल जाएंगे जब बात फॉरेस्ट को खराब करने की आती है, फॉरेस्ट रीजन के अंदर इंटरफेयर करने की बात आती है। Joint Forest Management (JFM) program. It furnished a good example for involving local communities in the management and restoration of degraded forest. Odisha passed the first resolution for joint forest management. It depends on local institutions which took forestation drive on degraded lands, mostly controlled by forest department. फिर है sacred groves. Nature worship is an age-old tribal belief based on the premise that all creations of nature have to be protected. Such beliefs have preserved several virgin forests in pristine form called sacred grove. अगर आपको पता होगा, आपने अपने अपने वेदास के अंदर भी सुना होगा, वेदास के अंदर भी मेंशन है कि लोग पहले नेचर की वर्शिप करते थे। आज भी ऐसी ट्राइबल कम्युनिटीज हैं जो नेचर की वर्शिप करते हैं और उसकी वजह से भी काफी ऐसे फॉरेस्ट एरिया हैं जो बिल्कुल आज के टाइम पर भी सुरक्षित हैं, क्योंकि लोग उनकी पूजा करते हैं और वहां पर डिस्टर्बेंस क्रिएट नहीं होने देते। अब है इंटरेस्टिंग फैक्ट, biodiversity or biological diversity. It is immensely rich in wildlife and cultivable species, diverse in form and function, but closely integrated in a system through multiple network of interdependency. Asiatic cheetah के बारे में mention, it is world fastest land mammal and is nearly extinct due to a decline of available habitat and prey. The species was declared extinct in the India long back in 1952. अब इंडिया के अंदर जो चीता पॉपुलेशन है वो भी अफ्रीका की साइड से लाई जाती है और अब भी इंडिया चीता की पॉपुलेशन को मेंटेन करने में अनसक्सेसफुल है, अगर आपने कभी न्यूज के अंदर देखा होगा। क्योंकि क्या होता है, इंडिया बाहर से चीता की पॉपुलेशन लाता है उसको बढ़ाने के लिए, लेकिन उनकी अब वो इंडिया के हैबिटेट को क्यूम नहीं कर पाते, कंज्यूम नहीं कर पाते, या जो भी दिक्कत होती है, बट क्या होता है कि उनकी पॉपुलेशन अभी तक भी इंडिया के अंदर चीता की पॉपुलेशन को इंडिया स्टेबलाइज नहीं कर पा रहा। द बुक्सा टाइगर रिजर्व इज इन वेस्ट बंगाल। फिर यहाँ पर एनरिचमेंट प्लांटेशन के बारे में, हिमालयन यू टेक्सास, इसके बारे में, ये एक मेडिसिनल प्लांट होता है, फाउंड मिलता है आपको हिमाचल प्रदेश और अरुणाचल प्रदेश के अंदर। इसके अंदर एक केमिकल कंपाउंड होता है जिसको टेक्सोल बोला जाता है, इज एक्सट्रैक्टेड फ्रॉम द बार्क, needles, twigs and roots of this tree, and it has been successfully used to treat some cancer. The drug is now the biggest selling anti-cancer drug in the world. तो ये काफी इंटरेस्टिंग बात है। Project Tiger, it is one of the well-established wildlife campaign for saving tigers and was launched in 1973. आज तक ये प्रोजेक्ट कंटिन्यू है। जब हम 11th की NCERT करेंगे वहां पर हम और ज्यादा देखेंगे, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट राइनो, प्रोजेक्ट एलिफेंट, प्रोजेक्ट क्रोकोडाइल। अब बात करते हैं वाटर रिसोर्सेज की। अब अर्थ का 3/4 एरिया जो है वो वाटर से कवर है, लेकिन मोस्टली वाटर जो है ओशियन का वाटर वो साल्टी है, उसको हम यूज नहीं कर सकते। वाटर स्कैरसिटी क्या होती है? वाटर स्कैरसिटी रेफर्स टू लेस अवेलेबिलिटी ऑफ वाटर फॉर फुलफिलिंग ह्यूमन एंड एनवायरमेंटल नीड्स। अब पानी की कमी सिंपल सा हो गई क्योंकि पॉपुलेशन बढ़ रही है, पानी तो जितना है उतना ही है या फिर उससे भी कम होता जा रहा है और पॉपुलेशन बढ़ती जा रही है। क्वांटिटिक एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी। अब वाटर स्कैरसिटी क्यों हो रही है? क्यों? सिंपल है, पॉपुलेशन ग्रो होती जा रही है, ग्राउंड वाटर जो है उसका लेवल कम होता जा रहा है, हम ज्यादा से ज्यादा डिफॉरेस्टेशन होती जा रही है, जितनी पहले बारिश होती थी उतनी आज के टाइम पर बारिश नहीं होती, अर्बनाइजेशन है ज्यादा बढ़ती जा रही है, हम ज्यादातर इंडस्ट्रीज बनाने में, घर बनाने में, बिल्डिंग्स बनाने में रह गए, जिसकी वजह से फॉरेस्ट कम होते चले गए, प्लांट्स कम होते चले गए, जिसकी वजह से बारिश कम होती चली गई और पानी की कमी होती चली गई। क्वालिटेटिव एस्पेक्ट्स ऑफ वाटर स्कैरसिटी, द क्वालिटी ऑफ द वाटर जो है वो भी डिक्लाइन होती जा रही है। जितना अच्छा पानी पहले होता था उतना अच्छा आज नहीं होता। क्यों नहीं होता? क्योंकि हम पानी को पॉल्यूट करते जा रहे हैं, उसके अंदर हम इंडस्ट्रियल वेस्ट, केमिकल फर्टिलाइजर्स को ज्यादा से ज्यादा बेचते जा रहे हैं। जब हम गंगा नदी के ऊपर जाते हैं, हम उसकी वर्शिप भी करते हैं, बट वहां पर भी हम कितना ज्यादा वेस्ट उसके अंदर डिपॉजिट कर देते हैं। वाटर कंजर्वेशन एंड मैनेजमेंट के लिए काफी तरीके गवर्नमेंट निकालती रहती है, जिसमें से आपके हैं मल्टीपर्पज रिवर प्रोजेक्ट। इन एंशिएंट टाइम क्या होता था? कंस्ट्रक्शन ऑफ स्ट्रक्चर्स लाइक डैम्स बिल्ट ऑफ स्टोन रिवर रिजर्वायर और लेक एम्बैंकमेंट्स एंड कैनाल्स फॉर इरिगेशन बनाए जाते थे। कंसिडर्ड व्हीकल ऑफ डेवलपमेंट, दे हैज बीन कंस्ट्रक्टेड सीन इंडिपेंडेंस फॉर कंजर्वेशन एंड इंटीग्रेटेड वाटर मैनेजमेंट। दे आर अब
सिंपल सी बात है, डैम की कंस्ट्रक्शन की जाती है जिससे इरिगेशन के अंदर इलेक्ट्रिक जनरेशन, वाटर सप्लाई, डोमेस्टिक और इंडस्ट्रियल यूज के लिए, फ्लड कंट्रोल, इन सारी चीज़ों के लिए क्या होता है, आपके डैम की कंस्ट्रक्शन की जाती है। और अब डैम कंस्ट्रक्शन के टाइम पर काफ़ी सारी मूवमेंट्स भी होती हैं, क्योंकि डैम की वजह से जो उस टाइम पर जो लॉस होता है वो काफ़ी ज़्यादा होता है, क्योंकि डैम आपको कहीं बनाना है तो वहाँ पर ये होता है कि वहाँ की जो वाइल्ड लाइफ होती है उसको आपको नुकसान पहुँचाना पड़ता है। इंडिया के टाइम पर, आज के टाइम पर बहुत सारे डैम है, जैसे आप हीराकुंड डैम देखोगे, टेहरी डैम है, और नर्मदा रिवर के ऊपर डैम है, फिर आपका भाखड़ा नंगल डैम है, सतलुज ब्यास रिवर के ऊपर। इस तरीके से काफ़ी डैम आपको आज के टाइम पर इंडिया के अंदर देखने मिलते हैं। फिर यहाँ पर यही मेंशन है, इशू विद लार्ज डैम्स एंड मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट। देखो, पहला सिंपल सा है, डैम बनाने से जो रिवर का नेचुरल फ्लो होता है वो डिस्टर्ब होता है, सिंपल सा है पहला। फिर दूसरा क्या है, जो सेडिमेंटेशन होती है, also meant that the floodplains were deprived of silt, a natural fertilizer which adds to the problem of land degradation. लैंड डिग्रेडेशन होने के चांस होते हैं डैम कंस्ट्रक्शन से। उसके अलावा क्या होती है कि जो डैम कंस्ट्रक्शन की वजह से जो एक्वेटिक फोना होता है, जो पानी के अंदर ही आपके एनिमल्स प्लांट्स होते हैं, उनको काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्बेंस होती है, उनको माइग्रेट करना पड़ता है। उसके अलावा क्या है, जो आसपास की वेजिटेशन है वो भी काफ़ी ज़्यादा डिस्टर्ब हो जाती है। उसके अलावा लार्ज स्केल डिस्प्लेसमेंट ऑफ लोकल कम्युनिटीज। अब कोई कुछ लोग हैं, किसी भी कम्युनिटी से बिलोंग करते हैं, वो उसी नदी के किनारे रहते थे, डैम बनेगा उनको वहां से हटाना पड़ेगा, उनके लिए उनका घर वहां से चला जाएगा। इसके लिए काफी सारे आंदोलन भी हुए। जब नर्मदा के ऊपर डैम बन रहा था वहां पर आंदोलन हुआ था, नर्मदा बचाओ आंदोलन। टेहरी डैम बन रहा था जब भी वहां पर आंदोलन किया गया था। अब फिर इरिगेशन के अंदर काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं, जिसकी वजह से जो सॉइल है उसके अंदर भी काफ़ी चीज़ें चेंज होती हैं। अब इससे क्या होता है, सोशल इनइक्वालिटी जो है वो भी इंक्रीज होती है, बिकॉज इरिगेशन हैज आल्सो इंक्रीज द सोशल गैप बिटवीन द रिचर लैंडलॉर्ड्स एंड लैंडलेस पुअर। अब इरिगेशन करने के लिए भी तो अपने फील्ड में पैसा चाहिए। अब इरिगेशन की वजह से क्या होता है, फिर वहाँ पर सोशल इनइक्वालिटी भी जो है वो ज़्यादा बन जाती है। फिर इंटर स्टेट वाटर डिस्प्यूट्स हैं, आज भी आपको इंटरस्टेट वाटर डिस्प्यूट जो है वो देखने को मिल जाएंगे। क्यों? क्योंकि एक डैम का जो पानी होता है वो मोर देन वन स्टेट जो है शेयर करती है, फिर उनके बीच में लड़ाई चलती रहती है, कौन सी स्टेट को ज्यादा पानी शेयर करना है, कौन सी को कम शेयर करना है। फिर है रेन वाटर हार्वेस्टिंग। इट इज अ वेएबल अल्टरनेटिव बोथ सोशल, इकोनॉमिकली एंड इन्वायरमेंटली। इन एंशियंट इंडिया क्या होता था, पीपल डेवलप करते थे वाइड रेंजिंग टेक्निक्स टू हार्वेस्ट रेन वाटर, ग्राउंड वाटर एंड रिवर वाटर एंड फ्लड वाटर इन कीपिंग विद द लोकल इकोलॉजिकल कंडीशंस एंड वाटर नीड्स। बारिश का पानी आता था, उसको लोग बचाते थे ताकि उसको यूज कर सके। हिल्स और माउंटेन रीजन्स में क्या होता है, पीपल बिल्ड डाइवर्जेंट चैनल्स लाइक गर्ल्स एंड कुल्स ऑफ द वेस्टर्न हिमालय फॉर एग्रीकल्चर। रूफटॉप रेन वाटर हार्वेस्टिंग क्या होती है, इट इज अ कॉमनली प्रैक्टिस टू स्टोर ड्रिंकिंग वाटर, पर्टिकुलरली इन राजस्थान, क्योंकि वहां पर बारिश कम होती है तो उस पानी को वो वेस्ट नहीं करते, उस पानी को वो स्टोर करते हैं। इन द फ्लड प्लेन्स ऑफ बंगाल पीपल डेवलप इन्यूडेशन चैनल टू इरिगेट देयर फील्ड्स, ताकि जो बारिश का पानी है उससे उनके फील्ड के अंदर इरिगेशन हो जाए और फ्लड की सिचुएशन क्रिएट ना हो। एरिड और सेमी एरिड रीजन्स के अंदर क्या होता है, एग्रीकल्चर फील्ड्स वर कन्वर्टेड इनटू रेन फेड स्टोरेज structure that allow the water to stand and moisten the soil, like the khadins in Jaisalmer, Jords, and traditional underground water storage like tankas in Rajasthan. Rainwater or palar pani, as commonly known in these parts, is considered the purest form of natural water. Interesting point क्या है, some important water conservation technique in ancient India. In the 1st century BC की अगर हम बात करें, Srirangverapura near Allahabad had sophisticated water harvesting system channeling the flood water of the river Ganga. 14th century की बात करें, a tank in Hoskas, Delhi was constructed by Iltutmish for supplying water to Siri fort area. सरदार सरोवर डैम की बात की गई है यहाँ पर। सरदार सरोवर डैम कौन सी रिवर पर है, नर्मदा रिवर के ऊपर, गुजरात के अंदर। 4 स्टेट्स को ये कवर करता है, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, गुजरात एंड राजस्थान। नर्मदा बचाओ आंदोलन एंड सेव नर्मदा मूवमेंट, इट इज अ नॉन गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन जिसने इस मूवमेंट को चलाया था, डेट मोबिलाइज ट्राइबल पीपल, फार्मर्स, एनवायरमेंटलिस्ट एंड ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट अगेंस्ट द सरदार सरोवर डैम। कृष्णा गोदावरी डिस्प्यूट आज तक चल ही रहा है। इट इज ड्यू टू द ऑब्जेक्शन रेज्ड बाय कर्नाटक एंड आंध्र प्रदेश गवर्नमेंट। इट इज रिगार्डिंग द डाइवर्जन ऑफ मोर वाटर एट कोयना बाय द महाराष्ट्र गवर्नमेंट फॉर अ मल्टीपर्पज प्रोजेक्ट।
जवाहरलाल नेहरू प्राउडली प्रोक्लेम्ड द डैम्स एज द टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। ऐसा किसने बोला था टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया डैम्स को? जवाहरलाल नेहरू जी ने। अब फोर्थ चैप्टर है हमारा एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर को भी हमने पहले डिस्कस किया था और 11th क्लास के अंदर दोबारा डिस्कस करेंगे एंड सेम चीजों को ही बार बार डिस्कस करेंगे। तो इट्स गुड कि अगर आप क्लासेस भी लोगे तो भी आपकी एनसीईआरटी 3 बार रिवाइज हो जाएगी क्योंकि टॉपिक सेम ही है। एग्रीकल्चर प्राइमरी एक्टिविटी होता है जिसके अंदर हम फूड ग्रेन को प्रोड्यूस करते हैं, कुछ इंडस्ट्रीज के लिए रॉ मटेरियल्स को प्रोड्यूस करते हैं जैसे आपका रबर हो गया, जूट हो गया। 2/3 जो इंडिया की पॉपुलेशन है वो आपको एग्रीकल्चर एक्टिविटीज के अंदर एंगेज मिलेगी। टाइप्स ऑफ फार्मिंग्स, काफी तरीके के टाइप्स होते हैं फार्मिंग्स के। कुछ नेचुरल टाइप होते हैं, कुछ के अंदर टेक्नोलॉजी ज्यादा यूज होती है, कुछ टाइप्स के अंदर टेक्नोलॉजी मिनिमम यूज होती है। सबसे पहले बात करते हैं प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग की। इस फार्मिंग को स्मॉल पैचेस ऑफ लैंड के अंदर पुराने जमाने के टूल्स के साथ किया जाता है जिसके अंदर आपका हो, डिगिंग स्टिक्स यूज की जाती हैं। इन्वॉल्वमेंट किसकी होती है? फैमिली होती है, तो ये फैमिली के साथ कम्युनिटी लेबर होते हैं। इस टाइप की फार्मिंग डिपेंड होती है मॉनसून के ऊपर, सॉइल की नेचुरल फर्टिलिटी के ऊपर। ये ज्यादा आज की टेक्नोलॉजी को यूज नहीं किया जाता प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग के अंदर। स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर, फार्मर क्या करते हैं, एक लैंड को क्लियर करते हैं, वहां से एक क्रॉप को ग्रो करते हैं एंड उसके बाद क्या होता है, उस लैंड से वहां से चले जाते हैं। दिस शिफ्टिंग अलाउज नेचर, ये शिफ्टिंग जो होती है उस लैंड से उनकी जो वो करते हैं, उससे क्या होता है कि जो सॉइल की फर्टिलिटी होती है वो अपने आप टाइम के साथ रिप्लेनिश हो जाती है, नेचर अपने आप उसको रिप्लेनिश कर देता है। अब डिफरेंट डिफरेंट जगह पर डिफरेंट डिफरेंट नाम यूज किए जाते हैं और ये नाम आपको याद रखने पड़ेंगे। वर्ल्ड के अंदर मिल्पा बोला जाता है, मैक्सिको एंड सेंट्रल अमेरिका के अंदर कोनुको वेनेजुला के अंदर, रोका ब्राजील के अंदर, मसोले सेंट्रल अफ्रीका, लद्दाख इंडोनेशिया, रे वियतनाम, बेवार और दहिया मध्य प्रदेश, कोडू और पेंडा आंध्र प्रदेश, पामा धाबी, कॉमन और ब्रिंगा उड़ीसा, कुमारी वेस्टर्न घाट, वालरे और वाल्टेर साउथ ईस्टर्न राजस्थान, खिल हिमालयन बेल्ट, पूर्वा झारखंड, जूमिंग नॉर्थ ईस्ट की साइड, पामलो मणिपुर, दीपा बस्तर छत्तीसगढ़ और अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। तो ये अलग अलग नाम हैं जो प्रिमिटिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग, शिफ्टी कल्टीवेशन, स्लैश एंड बर्न फार्मिंग के लिए वर्ल्ड के अंदर और इंडिया के अंदर अलग अलग जगह यूज किए जाते हैं। तो ये आपको याद होने चाहिए, पूछ लिए जाते हैं। फिर है इंटेंसिव सब्सिस्टेंस फार्मिंग। इस फार्मिंग के अंदर क्या होता है, हाई पॉपुलेशन प्रेशर होता है लैंड के ऊपर। लेबर इंटेंसिव फार्मिंग होती है जहाँ पर काफी सारे बायोलॉजिकल इनपुट्स और इरिगेशन को यूज किया जाता है ताकि लैंड से ज्यादा प्रोडक्शन जो है वो निकल सके। फिर है कॉमर्शियल फार्मिंग। मेन कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है इस टाइप ऑफ फार्मिंग की, यहाँ पर मॉडर्न तरीकों को बहुत ज्यादा यूज किया जाता है, ज्यादा फर्टिलाइजर यूज किए जाते हैं, ज्यादा पेस्टिसाइड यूज किए जाते हैं ताकि हाई प्रोडक्शन आ सके। द डिग्री ऑफ कमर्शलाइजेशन ऑफ एग्रीकल्चर जो है वो रीजन टू रीजन क्या करती है, डिपेंड करती है। फॉर एग्जाम्पल जो राइस की कल्टीवेशन है वो हरियाणा और पंजाब के अंदर इसी तरीके से पॉसिबल है, नहीं तो हरियाणा और पंजाब का जो सॉइल टाइप है वो राइस कल्टीवेशन को नेचुरली सपोर्ट नहीं करता। इरिगेशन, पेस्टिसाइड, फर्टिलाइजर की हेल्प से ही हरियाणा पंजाब के अंदर जो है राइस कल्टीवेशन की जाती है। वहीं जब आप बंगाल उड़ीसा का रीजन देखते हो तो वहां पर नेचुरली सॉइल भी राइस कल्टीवेशन को सपोर्ट करती है। फिर है प्लांटेशन। प्लांटेशन भी एक टाइप होता है कॉमर्शियल एग्रीकल्चर का। इसके अंदर क्या होता है, प्लांटेशन के अंदर आपको बहुत बड़ा लैंड चाहिए होता है, बहुत ज्यादा कैपिटल चाहिए होती है और बहुत ज्यादा लेबर चाहिए होता है। अब कौन सी होती है प्लांटेशन क्रॉप, टी, कॉफी, रबर, शुगर केन, बनाना। तो इनकी प्लांटेशन करने के लिए आपको बहुत ज्यादा लेबर, बहुत ज्यादा टेक्नोलॉजी और लैंड की जरूरत होती है। फिर है प्रोडक्शन इज मेनली फॉर मार्केट। और वेल डेवलप नेटवर्क जो होता है आपको ट्रांसपोर्ट और कम्युनिकेशन का चाहिए होता है जो आपको प्लांटेशन एरिया से कनेक्ट करे, जिससे कि प्लांटेशन एरिया से वो चीज जो है इंडस्ट्री तक जाए, इंडस्ट्री से फिर वो मार्केट तक जाए। फिर है क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में। क्रॉपिंग पैटर्न के बारे में ये है कि हर क्रॉप का क्या होता है, सीजन होता है। तो इसी अकॉर्डिंग इंडिया के अंदर 3 क्रॉपिंग सीजन होते हैं। सबसे पहले है रबी सीजन। रबी सीजन आपका होता है मेनली आपका विंटर का सीजन। इसके अंदर क्या होता है, जो रबी क्रॉप है उनको सोन किया जाता है विंटर के अंदर, नियर अबाउट अक्टूबर दिसंबर के अंदर, और उनको हार्वेस्ट कब, उनको हार्वेस्ट किया जाता है कब वो तैयार हो जाती है क्रॉप, इन समर फ्रॉम अप्रैल टू जून। कौन कौन सी क्रॉप्स हैं ये आपको याद रखना है।
Wheat and barley are rabi crops. Peas and gram are rabi crop. Mustard है वो क्या होता है, रबी क्रॉप होता है. मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं? स्टेट फ्रॉम द नॉर्थ एंड नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट्स. तो देखो नॉर्थ वेस्टर्न पार्ट होने का सिंपल सा रीजन यही है क्योंकि आपको मेनली विंटर वहीं देखने को मिलती है. आप कोस्टल एरियाज में देखते हो वहां पर आपको टेम्परेचर ज्यादातर टाइम सुटेबल ही दिखता है, नॉर्मल टेम्परेचर रहता है, वहां पर एक्सट्रीम विंटर आपको देखने को भी नहीं मिलती. अब कुछ अलग एक्सेप्शंस ही होते हैं, जैसे ग्रीन रिवोल्यूशन है पंजाब हरियाणा के अंदर, वेस्टर्न यूपी के अंदर. इसकी वजह से यहाँ पर रबी क्रॉप्स की ग्रोथ ज्यादा पॉसिबल हो पाई ड्यू टू ग्रीन रिवोल्यूशन. अब है खरीफ क्रॉप. खरीफ क्रॉप को ग्रो किया जाता है ऑनसेट ऑफ मॉनसून के अंदर इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री और हार्वेस्ट किया जाता है, तैयार कब हो जाती है? सितंबर अक्टूबर के टाइम पीरियड पर. इंपॉर्टेंट क्रॉप कौन कौन सी हैं? पैडी, मेज, जवार, बाजरा, तुर, मूंग, उड़द. फाइबर क्रॉप्स में कॉटन, जूट. ऑयल सीड्स में ग्राउंडनट और सोयाबीन. इंपॉर्टेंट राइस ग्रोइंग रीजन्स दे रखे हैं, आगे भी दे रखे होंगे. इन स्टेट लाइक असम, वेस्ट बंगाल एंड उड़ीसा 3 क्रॉप्स जो हैं पैडी की, राइस की, वो ग्रो की जाती हैं, जैसे कि ओस, अमन एंड बोरो. जैद सीजन कौन सा होता है? ये शॉर्टेस्ट सीजन होता है ड्यूरिंग द समर सीजन, रबी और खरीफ के बीच में आता है. इसके टाइम पर 2 महीने का ये सीजन होता है. इसके अंदर कौन सी क्रॉप्स ग्रोन होती हैं? जैसे वाटरमेलन है, मस्क मेलन है, कुकुम्बर है, वेजिटेबल है, फॉडर क्रॉप्स है. एंड शुगर केन जो है ऑलमोस्ट टेक अ ईयर टू ग्रो. तो जहाँ पर शुगर केन कल्टीवेशन हो रही होगी वहां पर और कोई कल्टीवेशन पॉसिबल नहीं होती क्योंकि शुगर केन की कल्टीवेशन को ही ऑलमोस्ट अ ईयर चाहिए होता है. अब मेजर क्रॉप्स के बारे में यहाँ पर करेक्टरिस्टिक्स मेंशन है. राइस है, स्टेबल फूड क्रॉप है. इंडिया सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है राइस का आफ्टर चाइना. नेसेसरी कंडीशन में खरीफ क्रॉप है. हाई टेम्परेचर चाहिए, हाई ह्यूमिडिटी चाहिए, रेनफॉल ज्यादा चाहिए. रेनफॉल जहाँ पर ज्यादा नहीं होती वहां पर इरिगेशन चाहिए. मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सी है आपकी? प्लेन्स ऑफ नॉर्थ और नॉर्थ ईस्टर्न इंडिया की मेनली सारी स्टेट हैं. अब आप मुझे ये बताओ, राइस कल्टीवेशन, राइस का प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कौन सी स्टेट के अंदर होता है? कमेंट सेक्शन में बताना. ऑप्शन दे रही, वेस्ट बंगाल, उत्तर प्रदेश, ओडिशा और बिहार. अब है वीट. वीट सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट सेरेल क्रॉप है इंडिया की. कंडीशन है रबी क्रॉप है. कूल ग्रोइंग सीजन चाहिए इसको, ब्राइट सनशाइन चाहिए रीपनिंग के टाइम पर. 50 to 75 सेंटीमीटर ऑफ रेनफॉल चाहिए. मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन सा? पंजाब हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, बिहार एंड राजस्थान. 2 इंपॉर्टेंट वीट ग्रोइंग जोन है इंडिया के अंदर, एक गंगा सतलुज प्लेन है और एक ब्लैक सॉइल रीजन है. फिर है मिलेट्स. मिलेट्स को कोर्स ग्रेन भी बोला जाता है एंड इनकी न्यूट्रिशनल वैल्यू बहुत ज्यादा होती है, इसलिए आजकल ये काफी ज्यादा पॉपुलर भी हो गए. जिसमें है सबसे पहले रागी. हाई न्यूट्रिशनल वैल्यू होती है, रिच होती है आयरन, कैल्शियम और अदर माइक्रो न्यूट्रिएंट्स के अंदर. क्रॉप है ड्राई रीजन्स की, ग्रो वेल ऑन रेड, ब्लैक एंड सैंडी, लोमी एंड शैलो ब्लैक सॉइल. मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन से हैं? कर्नाटका, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश, उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, सिक्किम, झारखंड एंड अरुणाचल प्रदेश. जवार rain-fed crop है, mostly grown in the moist areas which hardly needs irrigation. थर्ड मोस्ट इम्पॉर्टेंट फूड क्रॉप है विद रिस्पेक्ट टू एरिया एंड प्रोडक्शन. मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कहाँ है? महाराष्ट्र, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश एंड मध्य प्रदेश. बाजरा वेल ग्रो होता है सैंडी सॉइल और शैलो ब्लैक सॉइल के अंदर. मैं आपको एक लिस्ट दूंगी जिसके अंदर मैं मेंशन कर दूंगी कि कौन सी क्रॉप का प्रोडक्शन कौन सी स्टेट में सबसे ज्यादा होता है. फिर है मेज. खरीफ क्रॉप है, रिक्वायर्ड टेम्परेचर 21 डिग्री टू 27 डिग्री सेल्सियस. ओल्ड एलिविलियम के अंदर ज़्यादा अच्छा ग्रो करती है. फूड और फॉडर दोनों की तरह यूज़ किया जाता है. इट्स प्रोडक्शन इंक्रीज हो गया है मॉडर्न टेक्निक्स को यूज़ करने के बाद. मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है कर्नाटका, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, बिहार. पल्सेस हैं, नीड लेस मॉइस्चर एंड दे सर्वाइव even in dry regions. Being leguminous crop, all these crop except arhar helps in restoring soil fertility by fixing nitrogen from the air. Except कौन सी? अरहर दाल के except जो हैं बाकी सभी pulses. These are the major source of protein होती हैं pulses. Pulses grow in India are कौन कौन सी pulses इंडिया के अंदर होती है? तुर, अरहर, उड़द, मूंग, मसूर, पीस एंड ग्राम. India is the largest producer as well as consumer of pulses in the world. मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? मध्य प्रदेश, राजस्थान, महाराष्ट्र, उत्तर प्रदेश एंड कर्नाटका. फूड क्रॉप्स अदर देन ग्रेन्स. एक शुगर कॉर्न है आपका, ट्रॉपिकल और सब ट्रॉपिकल क्रॉप. कंडीशन हॉट एंड ह्यूमिड होनी चाहिए. टेम्परेचर 21 से 27 डिग्री सेल्सियस तक. रेनफॉल 75 से 100 सेंटीमीटर तक. वेराइटी ऑफ सॉइल के अंदर ये ग्रो हो सकती है. मैनुअल लेबर काफी ज्यादा इसके लिए चाहिए. सेकंड लार्जेस्ट प्रोड्यूसर इंडिया शुगर कैन का ब्राजील के
बाद। मेन प्रोड्यूसिंग स्टेट है यूपी, महाराष्ट्र, कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, बिहार, पंजाब एंड हरियाणा। ऑयल सीड्स, different oil seeds are grown covering approximately 12% of the total cropped area of India. Most of these are edible and used as cooking mediums, but some of these are also used as raw material in the production of soap, cosmetic, and ointments. Main oilseed produced in India are groundnut, mustard, coconut, sesame, soybean, castor seeds, cotton seeds, linseed and sunflower. Groundnut खरीफ crop है, account for almost half of the major oilseed production in India. फिर यहाँ पर मेजर ग्राउंडनट प्रोड्यूसिंग स्टेट है, सबसे ज़्यादा गुजरात के अंदर होती है ग्राउंडनट। अदर ऑयल सीड में लिनसीड और मस्टर्ड है, दोनों रबी क्रॉप्स होती हैं। सिसमम खरीफ क्रॉप होती है। कैस्टर सीड रबी और खरीफ दोनों क्रॉप होती है। फिर प्लांटेशन के अंदर सबसे पहले टी के बारे में मेंशन है। टी इंडिया के अंदर ब्रिटिशर्स लेकर आए थे। टी आपको मेनली लेबर इंटेंसिव इंडस्ट्री होती है। टी के लिए काफ़ी स्किल्ड लेबर चाहिए और चीप एंड स्किल्ड चाहिए। और आपने टी गार्डन्स देखे होंगे, टी की सबसे ज़्यादा आपको कल्टीवेशन मिलती है मेनली आसाम के अंदर, दार्जिलिंग के अंदर। फिर कॉफ़ी के बारे में है, इंडिया अपनी क्वालिटी के लिए जाना जाता है वर्ल्ड के अंदर कॉफ़ी से रिलेटेड। द अरेबिका वेराइटी इनिशियली ब्रॉट फ्रॉम यमन, जो हमारी कंट्री के अंदर प्रोड्यूस की जाती है। कॉफ़ी प्लांटेशन मेनली कर्नाटका, केरला एंड तमिलनाडु में की जाती है। फिर हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स के बारे में मेंशन है। हॉर्टिकल्चर क्रॉप्स कौन से होते हैं? जो आपके वेजिटेबल और फ्रूट्स की कल्टीवेशन होती है। अब डिमांड्स के अंदर मैंगोज मेंशन है। मैंगोज महाराष्ट्र के, आंध्र प्रदेश के काफ़ी फेमस है। ऑरेंजेस ऑफ नागपुर एंड चेरापूंजी, bananas of Kerala, Mizoram, lychee and guava of Uttar Pradesh and Bihar, pineapples of Meghalaya, grapes of Andhra Pradesh, Telangana and Maharashtra, apple, pear, apricot and walnut जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के। फिर नॉन फूड क्रॉप्स के बारे में मेंशन है। रबर है, इक्वेटोरियल क्रॉप है, अंडर स्पेसिफिक कंडीशन ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल एरिया के अंदर ग्रो वेल करता है। रिक्वायर है इसके लिए मॉइस्ट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट with rainfall of more than 200 centimeter, temperature above 25 degrees Celsius. Major producing state है केरला, तमिलनाडु, कर्नाटका, अंडमान एंड निकोबार आइलैंड, गैरो हिल्स ऑफ मेघालय। फाइबर क्रॉप्स के अंदर आपका कॉटन है, जूट है, हेम्प है, नेचुरल सिल्क है। ये आपकी मेनली 4 फाइबर क्रॉप्स होती हैं जिनको इंडिया के अंदर ग्रो किया जाता है। सिल्क हमें मिलता है कोकून्स ऑफ द सिल्क वॉर्म से। कॉटन के बारे में मेंशन है, खरीफ क्रॉप रिक्वायर 6 to 8 months टू मैच्योर। कंडीशंस में कॉटन सबसे ज़्यादा कहाँ वेल ग्रो होता है? ब्लैक कॉटन सॉइल के अंदर। हाई टेम्परेचर चाहिए, लाइट रेनफॉल चाहिए, इरिगेशन चाहिए, 210 फ्रॉस्ट फ्री डेज चाहिए और ब्राइट सनशाइन चाहिए कॉटन को ग्रो होने के लिए। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट है महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश एक्सेट्रा। फिर जूट है, जूट को गोल्डन फाइबर भी बोला जाता है। वेल ड्रेन फर्टाइल सॉइल चाहिए फ्लड प्लेस के अंदर। मेजर प्रोड्यूसिंग स्टेट में जूट सबसे ज़्यादा प्रोड्यूस की जाती है वेस्ट बंगाल में, उसके बाद बिहार, आसाम, उड़ीसा के अंदर। जूट को हम काफ़ी तरीके से यूज़ करते हैं, गनी बैग्स, मैट्स, रॉब्स, यार्न, कारपेट्स बनाने के अंदर। इश्यूज विद इंडियन एग्रीकल्चर, टेक्नोलॉजिकल इशू। क्यों है टेक्नोलॉजिकल इशू? आज भी लोग टेक्नोलॉजी के साथ ज़्यादा कंपेटेबल नहीं है। आज भी फार्मर्स को इतनी नॉलेज नहीं है टेक्नोलॉजी को यूज़ करने की। मॉनसून डिपेंडेंट आज भी काफ़ी जगह पर जो एग्रीकल्चर है वो मॉनसून के ऊपर डिपेंड रहता है और मॉनसून का भरोसा कोई नहीं कर सकता। लैंड फ्रेगमेंटेशन, अब इनहेरिटेंस राइट है जो लैंड होल्डिंग्स के ऊपर, वो भी एक इशू इंडिया के अंदर है, क्योंकि पहले जमींदारी सिस्टम होता था और आज भी लैंड से रिलेटेड इश्यूज जो है वो चलते रहते हैं। स्मॉल एंड मार्जिनल फार्मर्स, इंडियन एग्रीकल्चर डोमिनेट करता है स्मॉल और मार्जिनल लैंड होल्डिंग्स के ऊपर, जो ओवरऑल एग्रीकल्चर डेवलपमेंट के लिए सही नहीं है। इन्वेस्टमेंट्स एंड अदर इश्यूज, फार्मर्स के पास इन्वेस्टमेंट की कमी होती है क्योंकि क्रॉप जो है कभी भी धोखा मिल सकता है आपको क्रॉप से, उसकी वजह से जो है एग्रीकल्चर के अंदर लूप होल्स बने ही रहते हैं। और काफ़ी इश्यूज हैं जो एग्रीकल्चर के अंदर आपको देखने को मिलते हैं। इंस्टीट्यूशनल एंड टेक्नोलॉजिकल रिफॉर्म्स, काफ़ी ऐसे रिफॉर्म्स हैं जैसे जमींदारी सिस्टम का अबॉलिश होना है आफ्टर इंडिपेंडेंस। तो 5 ईयर जो प्लान्स आपके पहले आते थे उनके अंदर लैंड रिफॉर्म्स के ऊपर फोकस है। ये कुछ चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट ने की है। ग्रीन रिवोल्यूशन है जिसकी वजह से हरियाणा पंजाब के रीजन में राइस कल्टीवेशन पॉसिबल हुई। वाइट रिवोल्यूशन है जिसकी वजह से वाइट रिवोल्यूशन, ऑपरेशन फ्लड, जिसकी वजह से आपके क्या है और ज़्यादा इम्प्रूवमेंट एग्रीकल्चर के अंदर देखने को मिली। इस तरीके के काफ़ी सारे रिवोल्यूशंस हैं, जिस तरह जैसे ब्लू रिवोल्यूशन है, वाइट रिवोल्यूशन है, येलो रिवोल्यूशन है। तो
पिंक रेवोल्यूशन है। तो इस तरीके से अलग अलग क्रॉप के लिए काफ़ी अलग अलग रिवोल्यूशन इंडियन गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस किए टाइम टू टाइम, ताकि इंडियन क्रॉप्स को और ज़्यादा पॉपुलर किया जा सके। जैसे येलो रिवोल्यूशन जो है, येलो रिवोल्यूशन रिलेटेड टू ऑयल सीड हो गया, आपका ग्रीन रिवोल्यूशन रिलेटेड टू आपके राइस कल्टीवेशन से हो गया, वाइट रिवोल्यूशन रिलेटेड टू डेयरी प्रोडक्ट से हो गया। तो इस टाइप से आपके काफ़ी सारे रिवोल्यूशंस टाइम टू टाइम इंट्रोड्यूस किए गए हैं। उसके अलावा भी काफ़ी पॉलिसी इनिशिएटिव्स हैं, आपके ग्रामीण बैंक्स होते हैं, लोगों को ड्रॉट फ्लड से रिलेटेड नॉलेज दी जाती है, फायर डिजीज़ से जो प्लांट्स को डिजीज़ हो जाती है, क्रॉप कल्टीवेशन में क्रॉप्स को जो डिजीज़ हो जाती है उनसे रिलेटेड नॉलेज दी जाती है। बैंक आज के टाइम पर लोन फैसिलिटीज़ देते हैं फार्मर्स को लोअर रेट के इंटरेस्ट के ऊपर, किसान के अलग से क्रेडिट कार्ड्स बनते हैं आज के टाइम पर। तो काफ़ी चीज़ें हैं जो गवर्नमेंट कर रही है, बट फिर भी अभी जो इम्प्रूवमेंट है वो बाकी है। अदर वेज टू इम्प्रूव एग्रीकल्चर, effort to modernize agriculture, establishment of Indian Council of Agriculture Resource, agriculture universities, veterinary services, animal breeding centers, horticulture development, ये सारी चीज़ें आज के टाइम पर आपको इंडिया के अंदर देखने को मिलती हैं। फिर है इम्पैक्ट ऑफ ग्लोबलाइजेशन ऑन एग्रीकल्चर। इसके अंदर इम्पोर्टेंट कुछ नहीं है, पर आप चाहो तो एक रीडिंग ले सकते हो। मेनली यही है कि बहुत सारे इंडियन स्पाइसेस हैं जिनकी वर्ल्ड लेवल पर डिमांड है, जिनको हम बाहर एक्सपोर्ट करते हैं, फ्रूट्स को एक्सपोर्ट करते हैं, क्रॉप्स को एक्सपोर्ट करते हैं, और बाहर से भी काफ़ी चीज़ें जो हैं वो इंडिया के अंदर अवेलेबल कराई जाती हैं। इंटरेस्टिंग पॉइंट, विनोबा भावे, महात्मा गांधी डिक्लेयर्ड विनोबा भावे हैज हिज spiritual here. He was one of the votaries of Gandhi's concept of Gram Swarajya, Bhudan. Once when Vinoba Bhave was delivering a lecture at Pochampalli in Andhra Pradesh, some poor landless villagers demanded some land for their economic well-being. Suddenly, Sri Ram Chandra Reddy stood up and offered 80 acres of land to be distributed among 80 landless villagers. This act was known as Bhudan. ग्रामदान क्या है? Some zamindars, owners of many villages, offered to distribute some villages among the landless. It was known as Gramdan. The Bhudan Gramdan movement, initiated by Vinoba Bhave, is also known as the Bloodless Revolution. Genetic engineering is recognized as a powerful supplement in inventing new hybrid varieties of seeds. Chapter 5, Mineral and Energy Resources. Minerals. Geologists के according, mineral as a homogeneous, natural occurring substance with the definable internal structures. They are found in varied forms in earth. Nature ranges from the hardest diamond to the softest tell. Rocks क्या होते हैं? Combinations of homogeneous substance होते हैं जिनको हम minerals बोलते हैं. Some rocks such as limestone consisting of a single mineral only, but majority of the rocks consist of several minerals in varying proportions. तो आप मान सकते हो कि एक रॉक के अंदर आपको काफी सारे मिनरल्स मिल जाते हैं। कुछ रॉक्स होती हैं जैसे लाइमस्टोन है, उसके अंदर आपको सिंगल मिनरल मिलता है। अ पर्टिकुलर मिनरल दैट विल बी अ फॉर्म फ्रॉम अ सर्टेन कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स डिपेंड्स अपॉन द physical and chemical conditions under which the material forms. This results in a wide range of color, hardness, crystal form, luster, density of particular mineral. ये सारी चीजें आपको अलग अलग मिनरल में अलग अलग मिलती है। मिनरल है तीन टाइप के होते हैं, मेटेलिक मिनरल, नॉन मेटेलिक, एनर्जी। एनर्जी मिनरल्स में आपके आते हैं कोल, पेट्रोलियम, नेचुरल गैस। नॉन मेटेलिक में आपके आते हैं माइका, सॉल्ट, पोटास, सल्फर, ग्रेनाइट, लाइमस्टोन, मार्बल। मेटेलिक के अंदर हम तीन डिफरेंशिएशन करते हैं, फेरस जिनके अंदर आयरन होता है जैसे आयरन और मैग्नीज, निकल, कोबाल्ट। नॉन फेरस जिनमें आयरन नहीं होता, कॉपर, लेड, टिन, बॉक्साइट। प्रीशियस मिनरल जिनको हम एज अ प्रीशियस मानते हैं, जो आपको कॉस्टली भी बहुत ज्यादा मिलते हैं, गोल्ड, सिल्वर, प्लेटिनम। अब बात करते हैं मोड ऑफ अक्यूरेंस ऑफ मिनरल्स। मिनरल्स यूजुअली हमें मिलते हैं ओर्स के अंदर। ओर्स क्या होते हैं? ओर इज यूज्ड टू डिस्क्राइब एन एक्यूमुलेशन ऑफ एनी मिनरल मिक्स्ड विद अदर एलिमेंट। मतलब मिनरल है, मिनरल के साथ अदर एलिमेंट्स जुड़े हुए हैं, वो ओर हो गया। अब उस ओर से हम अपनी टेक्नोलॉजी को यूज करके क्या करते हैं? मिनरल को एक्सट्रैक्ट करते हैं। द मिनरल कंटेंट ऑफ द ओर मस्ट बी sufficient concentration to make its extraction commercially viable. The type of formation or structure determines the relative age with which mineral ores may be mined. अब forms of minerals. सबसे पहले आपकी igneous and metamorphic rocks. Igneous और metamorphic rocks minerals may occur in the cracks, crevices, faults and joints.
द स्मॉलर अक्यूरेंस आर कॉल्ड वेन्स, और जो लार्जर होती है उनको कहते हैं लॉट्स। मोस्टली दे आर फॉर्म्ड व्हेन मिनरल्स इन लिक्विड मोल्टन गैसियस फॉर्म्स आर फोर्स्ड अपवर्ड थ्रू cavities towards the earth's surface. They cool and solidify as they rise. Mainly metallic minerals कौन कौन से हैं, like tin, copper, zinc, lead are obtained from veins and clots. ये इसी तरीके से आपको नेचर के अंदर मिलते हैं। मोल्टन मैग्मा होता है, वो ठंडा हो जाता है, ठंडा होने के बाद वो सॉलिड हो जाता है, उसके बाद वो चीज़ें रॉक्स होती है, रॉक्स के अंदर और मिलते हैं, और से फिर मिनरल एक्सट्रैक्ट हो जाता है। Sedimentary rocks. A number of minerals occur in beds or layers. They have been formed as a result of deposition, accumulation and concentration एक horizontal strata के अंदर. Coal and some forms of iron ore have been concentrated as a result of long period under great heat और pressure के रहने के बाद. Another group है जो sedimentary minerals का, उसके अंदर include होते हैं gypsum, potash, salt, sodium, etc. They are formed as a result of evaporation, especially arid regions के अंदर. Decomposition of surface rocks and the removal of soluble constant. It leave a residual mass of weathered material containing ores. This way से क्या प्रोड्यूस होता है हमें बॉक्साइट. प्लेसर डिपॉजिट्स. सर्टेन मिनरल्स जो होते हैं वो एल्यूवियल डिपॉजिट्स के अंदर हम मिल जाते हैं इन सैंड्स ऑफ वैली फ्लोर और बेस ऑफ हिल. जनरली इट कंटेन मिनरल्स विच आर नॉट कोरोडेड बाय वाटर, जिसके अंदर आपके इंक्लूडेड हैं गोल्ड, सिल्वर, टिन एंड प्लेटिनम. Minerals in ocean. Ocean water contain vast quantities of minerals, but most of these are too widely diffused to be a economic significance. कॉमन सॉल्ट है, मैग्नीशियम है, ब्रोमाइन है, ये सभी हमें ओशन वाटर से मिलते हैं. मिनरल्स इन इंडिया. इंडिया के अंदर अच्छी खासी आपको मिनरल्स की क्वांटिटी मिल जाती है. The peninsular rocks contain most of the reserves of coal, metallic mineral, mica and many other non-metallic mineral. Rajasthan, with the rock system of the peninsula, has reserves of many non-ferrous minerals. Sedimentary rocks on the western and eastern flanks of the peninsula in Gujarat and Assam have deposits of petroleum deposits. आपने सुना भी होगा दिग्बोई in Assam. The west alluvial plains of North India are almost devoid of economically मिनरल. जो एलुवियल प्लेन्स है नॉर्थ इंडिया के, वहां पर हमें ज्यादा मिनरल देखने को नहीं मिलते. तो बेसिक कर्क्स क्या है इस चीज का कि हमें मिनरल हर तरीके से मिलते हैं, सरफेस के ऊपर भी, ओशन के अंदर भी, अर्थ के अंदर भी, अर्थ के सरफेस के ऊपर भी, सेडिमेंट्री रॉक्स के अंदर, इग्नियस के अंदर, मेटामॉर्फिक रॉक्स के अंदर. फैक्टर अफेक्टिंग इकोनॉमिक वेबिलिटी ऑफ मिनरल्स. द कंसंट्रेशन ऑफ मिनरल इन द ओर, द एज ऑफ एक्सट्रैक्शन कि ओर के अंदर कितनी कंस्ट्रक्शन है, कितना आसान है उस मिनरल को निकालना, क्लोजनेस कितनी है मार्केट से, एंड दिस इज डन अ मिनरल डिपॉजिट और रिजर्व टर्न्स इनटू अ मार्केट. जहाँ पर ये सारी चीजें हों वहां पर आपको माइन मिलेंगी, माइनिंग वहां पर आपको होती हुई दिखाई देगी. मेजर मिनरल्स इन इंडिया. फेरस मिनरल. It accounts 3/4 of the total metallic minerals and provide a strong base for the development of metallurgical industry. फिर ये यहाँ पर आपको मैप है, मैप ये क्लियर नहीं है, मैं आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर अलग से मैप शेयर कर दूंगी डिपॉजिट्स का, वहां से आप इसको देख लेना. India exports substantial quantities of ferrous minerals after meeting her internal demand. सबसे पहले है जिसके अंदर आयरन और बेसिक और कंसिडर किया जाता है बैकबोन ऑफ द मॉडर्न इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का. इंडिया के अंदर काफी अच्छी क्वांटिटी है आयरन और की. टाइप्स ऑफ आयरन और, सबसे पहले है मैग्नाइट. मैग्नेटाइट. इट इज द फाइनेस्ट आयरन ओर विद अ वेरी हाई कंटेंट ऑफ आयरन, अप टू 70% होता है इसके अंदर. एक्सीलेंट मैग्नेटिक क्वालिटीज हैं, एक्सेप्शनली वैल्यूएबल है इलेक्ट्रिक इंडस्ट्रीज के अंदर. फिर सेकंड है आपका हेमेटाइट. मोस्ट इंपॉर्टेंट इंडस्ट्रियल आयरन ओर इन टर्म्स ऑफ द क्वांटिटी यूज्ड, बट एज अ स्लाइटली लोअर आयरन कंटेंट होता है इसके अंदर 50 to 60%. फिर यहाँ पर प्रोडक्शन ऑफ आयरन ओर के बारे में बता रखा है, सबसे ज्यादा कहाँ होता है ओडिशा के अंदर. फिर मेजर आयरन और बेल्ट्स दे रखे हैं. ओडिशा झारखंड बेल्ट है आपकी, जहाँ पर आपको हाई ग्रेड हेमेटाइट ओर मिलती है मेनली. फिर आपकी दुर्ग बस्तर चंद्रापुर बेल्ट है जो आपकी मेनली छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र के बीच में लाई करती है. यहाँ पर भी आपको मेनली हेमेटाइट आयरन ज्यादा देखने को मिलता है. फिर है आपके बलारी, चित्रदुंगा, चिकमंगलुरु, तुमाकुरु बेल्ट जो आपकी मेनली कर्नाटका के रीजन के अंदर लाई करती है. फिर आपकी महाराष्ट्र गोवा बेल्ट जिसके अंदर गोवा का रीजन और रत्नागिरी डिस्ट्रिक्ट जो है महाराष्ट्र की वो इंक्लूडेड है. इसके बाद हम बात करते हैं मैग्नीज की. मैग्नीज इज मेनली यूज्ड इन द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील और फेरस मैग्नीज अलॉय. नियरली 10 kg ऑफ मैग्नीज इज रिक्वायर्ड टू मैन्युफैक्चर 1 ton ऑफ स्टील. तो एक आइडिया है कि आपको 10 किलो मैग्नीज लगेगा कितना, 1 टन स्टील को प्रोड्यूस करने के लिए.
इट वॉज ऑल्सो यूज इन मैन्युफैक्चरिंग ब्लीचिंग पाउडर, इंसेक्टिसाइड्स एंड पेंट्स। अब बात करते हैं नॉन फेरस मिनरल्स की। इंडिया रिजर्व्स एंड प्रोडक्शन ऑफ नॉन फेरस मिनरल्स इज नॉट वेरी सेटिस्फैक्टरी। दीज मिनरल्स विच इंक्लूड copper, bauxite, lead, zinc and gold play a vital role in number of metallurgical, engineering and electrical industries. कॉपर है, क्रिटिकली डेफिशिएंट है। इंडिया के अंदर बहुत कम जगह है जहाँ पर आपको कॉपर मिलता है, जिसके अंदर सबसे इम्पोर्टेंट है आपकी बालाघाट माइंस मध्य प्रदेश में, खेतरी माइन राजस्थान के अंदर और सिंगमम डिस्ट्रिक्ट इन झारखंड। फिर है बॉक्साइट। Through several ores contain aluminium, it is from bauxite, a clay-like substance that alumina and later aluminium जहाँ से हमें मिलता है। Bauxite deposits are formed by decomposition of wide variety of rocks, जिनके अंदर एल्यूमिनियम सिलिकेट की अमाउंट ज्यादा हो। एल्यूमिनियम कितना इंपॉर्टेंट है ये आपको बताने की जरूरत नहीं है, हमें काफी जगह ऐसी हैं जहाँ पर हम आज के टाइम पर एल्यूमिनियम का यूज करते हैं। इवन आपने अपने किचन के अंदर एल्यूमिनियम के यूटेंसिल्स को देखा भी होगा। प्रोडक्शन ऑफ बॉक्साइट की बात करें, सबसे ज्यादा प्रोडक्शन इंडिया के अंदर बॉक्साइट का होता है उड़ीसा के अंदर। फिर है नॉन मेटेलिक मिनरल्स। सबसे पहले है माइका, इज अ मिनरल मेड अप ऑफ सीरीज ऑफ प्लेट्स और लीव्स एंड इट स्प्लिट्स इजीली इनटू थिन शीट। प्रॉपर्टी क्या है? एक्सीलेंट डाई इलेक्ट्रिक स्ट्रेंथ होती है इसके अंदर, लो पावर लॉस फैक्टर है, इंसुलेटिंग प्रॉपर्टीज है, रेसिस्टेंस है हाई वोल्टेज के लिए। इसी वजह से इसको मोस्ट इंडिस्पेंसेबल मिनरल बोला जाता है, जिसको इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज्यादा यूज किया जाता है। इंपॉर्टेंट माइका डिपॉजिट आपको मिलेंगे छोटा नागपुर प्लेट्यू, कोदरम गया, हजीराबाग, बेल्ट ऑफ झारखंड जो है वो लीडिंग प्रोड्यूसर है किसका? माइका का। उसके अलावा राजस्थान के अंदर भी आपको माइका का प्रोडक्शन मिलेगा और आपको आंध्र प्रदेश में भी मिलेगा। फिर है रॉक मिनरल। सबसे पहले है लाइमस्टोन। इट इज फाउंड इन एसोसिएशन विद रॉक्स कंपोज्ड ऑफ, जो रॉक्स किससे बनी हो? कैल्शियम कार्बोनेट और कैल्शियम और मैग्नीशियम कार्बोनेट से। इट इज फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। इट इज द बेसिक रॉ मटेरियल फॉर किसके लिए? सीमेंट इंडस्ट्रीज के लिए, और एसेंशियल फॉर स्मेल्टिंग आयरन और इन द ब्लास्ट फर्नेस। प्रोडक्शन ऑफ, जब आप आयरन ओर को देखोगे तो आपको सबसे ज्यादा प्रोडक्शन मिलता है, सॉरी लाइमस्टोन का आपको मिलता है राजस्थान के अंदर। फिर हजार्ड्स ऑफ माइनिंग की यहाँ पर बात की गई है। माइनिंग से हजार्ड क्या होता है? डस्ट एंड नॉक्सियस फ्यूम्स होती है इनहेल्ड बाय माइनर्स, जिसकी वजह से जो माइनिंग करते हैं उनको काफी सारी आपको डिजीजेस आपको उनके अंदर बॉडी के अंदर दिखाई देती हैं। उसके अलावा माइन रूफ का कोलैप्स होना या फिर कोल्ड माइंस के अंदर ऐसी कोई फायर वगैरह आना जिसकी वजह से लोगों की डेथ हो जाती है वहां पर, वो भी एक प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन है। दूसरी बात यह है जो वाटर रिसोर्सेज होते हैं जिस रीजन के अंदर माइनिंग होती है वो कंटेमिनेटेड हो जाते हैं, वाटर बहुत ज्यादा वहाँ का पॉल्यूट हो जाता है, और साथ में उस एरिया के अंदर आपको रिवर पोल्यूशन, सॉइल पोल्यूशन, लैंड डिग्रेडेशन और साथ में एयर पोल्यूशन बहुत ज्यादा देखने को मिलता है। कंजर्वेशन ऑफ मिनरल्स, नीड फॉर कंजर्वेशन। अब मिनरल्स कहीं ना कहीं खत्म होते जा रहे हैं तो उनको कंजर्व करने की जरूरत है, क्योंकि उनको रिप्लेनिश करना इतना ईजी नहीं है। इसके लिए हमें एक प्लान्ड और सस्टेनेबल यूज करना पड़ेगा मिनरल्स का। साथ में हमें रिसाइकलिंग ऑफ मिनरल्स एंड यूजिंग स्क्रैप मिनरल्स और अदर सब्स्टिट्यूट को यूज करने की जरूरत है। साथ में हमें टेक्नोलॉजी को इम्प्रूव करने की जरूरत है, जिससे कि हमें अलाउ किया जाए यूज ऑफ लो ग्रेड ओर्स को भी हम यूज कर सके, और ज्यादा से ज्यादा जो मिनरल्स हमारे पास हैं उनका हम ज्यादा अच्छे तरीके से यूटिलाइज करें ताकि वो फ्यूचर के लिए भी बच सकें। अब दे रखा है एनर्जी रिसोर्सेज। एनर्जी कहाँ से जनरेट होती है? फ्रॉम फ्यूल मिनरल से, जिसके अंदर आपका कोल है, पेट्रोलियम है, नेचुरल गैस है, यूरेनियम है, एंड फ्रॉम इलेक्ट्रिसिटी। अब एनर्जी रिसोर्सेज को भी दो पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है, कन्वेंशनल और नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज के अंदर। कन्वेंशनल में आपके इंक्लूड होते हैं कैटल डंग, केक, कोयल हो गया, पेट्रोलियम हो गया, नेचुरल गैस हो गया। नॉन कन्वेंशनल में वो हैं जिनके एक्सटिंक्ट होने की पॉसिबिलिटी नहीं है, सोलर, विंड, टाइडल एनर्जी, बायोगैस, एटॉमिक एनर्जी। एटॉमिक एनर्जी को तो हम जनरेट करते हैं। फायरवुड एंड कैटल डंग केक आर द मोस्ट कॉमन इन रूरल इंडिया। अगर आप रूरल इंडिया में जाओगे वहां पर आपको ये चीजें बहुत ज्यादा यूज में दिखाई देंगी। अब सबसे पहले बात करते हैं कोल। कोल इज द मोस्ट अबंडेंटली अवेलेबल फॉसिल फ्यूल, जिसको हम पावर जनरेशन के लिए यूज करते हैं। बल्कि मटेरियल है विच लॉसेस वेट ऑन यूज एट इज रिड्यूस टू एश, पर यूज करने के बाद वो एश में कन्वर्ट हो जाता है और वो उसका जो वेट है वो कम हो जाता है। इंडिया के अंदर coal occurs in a rock series of two main geological ages. एक है गोंडवाना, there are a little over 200 million years in age. They are metallurgical coal and are located कहाँ पर? दामोदर वैली, वेस्ट बंगाल और झारखंड में। इंपॉर्टेंट कोल फील्ड्स की बात करें तो आपने सुना होगा झरिया, रानीगंज एंड बोकारो। फिर है टर्सरी डिपॉजिट्स जो है नियर अबाउट 55 मिलियन ईयर्स ओल्ड ओनली, और ये आपको मिलेंगे नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स के अंदर, नागालैंड, मेघालय, आसाम के अंदर। इट इज द
formed due to the compression of plant material over millions of years, and it is found in a variety of form depending on the degree of compression, कि कितने कंप्रेशन उन प्लांट डिपॉजिट्स के ऊपर पड़ा होगा, डेप्थ है और कितना टाइम हो चुका, उस हिसाब से जो कॉल की क्वालिटी है वो डिटेक्ट की जाती है. पीट, इट इज प्रोड्यूस बाय डिकेइंग प्लांट्स एंड हैज अ लो कार्बन, हाई मॉइस्चर कंटेंट एंड लो हीटिंग कैपेसिटी. लिग्नाइट, लो ग्रेड ब्राउन कोल होता है विच इज सॉफ्ट होता है, हाई मॉइस्चर कंटेंट होता है. प्रिंसिपल लिग्नाइट रिजर्व जो आपको वो नेवलिन तमिलनाडु के अंदर मिलेंगे, जिनको हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन के लिए यूज करते हैं. बिटुमिनस, दिस कॉल has been buried deep and subjected to increased temperature. It is the most popular coal in commercial use. Metallurgical coal is high grade bituminous coal which has a special value for smelting iron in blast furnaces. नेक्स्ट है एंथ्रेसाइट, हाई क्वालिटी हार्ड कोयल. अब पेट्रोलियम के बारे में, पेट्रोलियम और मिनरल ऑयल जो है नेक्स्ट मेजर एनर्जी सोर्स है इंडिया का आफ्टर कोयल. It provides fuel for heat and lightning, lubricant for machinery, raw material for a number of manufacturing industries. Petroleum refineries act as a nodal industry for synthetic textile, fertilizer और numerous chemical interests. Occurrence of petroleum कैसे है? In India, most of them are associated with anticlines and fault traps in the rock formation of the tertiary age. इन सभी चीजों के बारे में हम 11th के एनसीईआरटी में बहुत डिटेल में करेंगे. In regions of faulting, anticlines or domes, it occurs where oil is trapped in the crest of the upfold. The oil bearing layer is a porous limestone or sandstone through which oil जो होता है flow करता है. Oil is prevented from rising or sinking by intervening non-porous layers. Petroleum is also found in fault traps between porous and non-porous rocks. Gas, being lighter, usually occurs above the oil. मेजर पेट्रोलियम प्रोडक्शन आप देखोगे मुंबई हाई है, गुजरात एंड असम है. अंकलेश्वर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट फील्ड ऑफ गुजरात एंड असम इज द ओल्डेस्ट ऑयल प्रोड्यूसिंग स्टेट ऑफ इंडिया, जिसके अंदर आपका दिग्वई है, नाहर कातिया है, मोरन हुग रीजन है. मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑयल फील्ड्स हैं कहाँ के? असम के. फिर है नेचुरल गैस. It is an important clean energy resource found in association with or without petroleum. It is used as a industrial raw material in the petrochemical industry. Environmental friendly है. Large reservoirs आपको मिलेंगे नेचुरल गैस के कृष्णा गोदावरी बेसिन के ऊपर. उसके बाद यहाँ और कुछ नहीं है. मैप क्लियर नहीं है, आपको क्लियर मैप टेलीग्राम पर मैं प्रोवाइड कर दूंगी. फिर बात आती है इलेक्ट्रिसिटी की. इलेक्ट्रिसिटी का यूज बताने का जरूरत तो है नहीं. इलेक्ट्रिसिटी को हम दो तरीके से जनरेट करते हैं मेनली इंडिया के अंदर. तरीके बहुत है बट इंडिया के अंदर हम मेनली दो तरीके यूज करते हैं. हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जिसके अंदर हमें पानी की जरूरत होती है, और थर्मल इलेक्ट्रिसिटी जिसके अंदर हमें कोल की जरूरत होती है. फिर यहाँ पर मेंशन है नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ इंडिया ऑफ एनर्जी. इनकी हमें क्या जरूरत है, नीड क्या है नॉन कन्वेंशनल सोर्सेज को यूज करने की? एक तो जिससे कि क्या होगा, हमारी फॉसिल फ्यूल के ऊपर डिपेंडेंस कम होगी और फॉसिल फ्यूल कभी भी खत्म हो सकते हैं. अनसर्टेनिटी अबाउट द सिक्योरिटी ऑफ एनर्जी. अब राइजिंग प्राइस हो रहे हैं, ऑयल के गैस के प्राइसेस बढ़ते जा रहे हैं क्योंकि उनकी शॉर्टेज होती जा रही है, इन्वायरमेंटल काफी प्रॉब्लम्स हैं, तो इसके लिए भी हमें नॉन कन्वेंशनल सोर्स ऑफ एनर्जी की जरूरत है. सबसे पहले यहाँ पर मेंशन है न्यूक्लियर और एटॉमिक एनर्जी. ये हमें कैसे मिलती है? बाय अल्टरिंग द स्ट्रक्चर ऑफ एटम्स. व्हेन सच एन अल्टरेशन इज मेड, मच एनर्जी इज रिलीज्ड इन द फॉर्म ऑफ हीट एंड उसको हम इलेक्ट्रिक पावर जनरेट करने के लिए यूज कर सकते हैं. इसके लिए हमें दो मिनरल की जरूरत होती है. यूरेनियम एंड थ्रोमियम आर अवेलेबल है झारखंड के अंदर और अरावली रेंजेस ऑफ राजस्थान के अंदर, जो हमें न्यूक्लियर पावर को जनरेट करने के लिए चाहिए. और मेनली आपका थ्रोमियम आपको हमें कहाँ से मिलता है इंडिया के अंदर? द मोनजाइट सैंड्स ऑफ केरला इज ऑल्सो रिच इन थ्रोमियम. फिर है सोलर एनर्जी. सोलर एनर्जी के बारे में ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं. वी ऑल नो व्हाट इज सोलर एनर्जी. फोटोवोल्टिक टेक्नोलॉजी कन्वर्ट सनलाइट को डायरेक्टली इलेक्ट्रिसिटी के अंदर, जिससे कि हम यूज कर सकते हैं. आज के टाइम पर काफी जगह यूज किया जाता है. आज के टाइम पर आपको घरों हाउसेस के अंदर, घर के अंदर भी आपको मिल जाएगा कि छत के ऊपर जो है सोलर पैनल्स लगे हुए हैं. फिर है विंड पावर. इंडिया के अंदर काफी पोटेंशियल है विंड एनर्जी का, लेकिन अभी तक हम उतना इसको यूज नहीं कर पा रहे. द लार्जेस्ट विंड फार्म क्लस्टर इज लोकेटेड इन तमिलनाडु फ्रॉम नागरकोइल टू मदुरई. फिर है बायोगैस. बायोगैस कैसे प्रोड्यूस की जाती है? इट इज प्रोड्यूस बाय शर्ब्स, फार्म वेस्ट, एनिमल एंड ह्यूमन वेस्ट फॉर डोमेस्टिक कंजप्शन इन रूरल एरियाज. Decomposition of organic matter yield gas which has higher thermal efficiency as compared to kerosene, dung cake and charcoal. Gobar gas plant. The plants
which use cattle dung in rural area. It provide twin benefits to the farmer in the form of energy और साथ में मैन्योर की क्वालिटी भी उससे इम्प्रूव होती है। फिर है टाइडल एनर्जी। टाइडल एनर्जी कैसे, हम जो ओशियनिक टाइड्स को यूज करके भी एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। इंडिया के अंदर इसका स्कोप है, बट आज अभी तक हम इसको फुली यूज नहीं कर पाए। मेनली स्कोप कहाँ पर है, गुल्फ ऑफ खाम्बात, गुल्फ ऑफ कच्छ इन गुजरात ऑन द वेस्टर्न कोस्ट और गंगेटिक डेल्टा इन द सुंदरबन रीजन। फिर है जियोथर्मल एनर्जी। इट रेफर्स टू द हीट एंड इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस बाय यूजिंग द हीट फ्रॉम द इंटीरियर ऑफ द अर्थ से हीट को यूज करना। अभी तक हम जियोथर्मल एनर्जी को इंडिया के अंदर यूज नहीं कर पाए हैं, बट काफी जल्दी हम इस चीज को यूज कर पाएंगे। एक्सपेरिमेंट्स चल रहे हैं, चाहे वो पूगा वैली हो लद्दाख की या पार्वती वैली हो हिमाचल प्रदेश की। फिर है कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। अर्जेंट नीड है एक सस्टेनेबल पाथ डेवलप करने की एनर्जी डेवलपमेंट के लिए, ताकि हमारे फ्यूचर जनरेशन के लिए भी एनर्जी बचे और हम भी यूज कर पाए। फिर इंटरेस्टिंग पॉइंट है, एब्रेसिव मिनरल्स लाइक सिलिका, लाइमस्टोन, एल्यूमिनियम ऑक्साइड एंड वेरियस फॉस्फेट्स मिनरल डू द क्लीनिंग इन द टूथपेस्ट। द स्पार्कल इन सम टूथपेस्ट कम्स फ्रॉम, कहाँ से आती है, वो आती है मीका से। फ्लोराइड इज यूज्ड टू रिड्यूस कैविटीज, कम्स फ्रॉम मिनरल फ्लोराइड। Titanium oxide, it is used to make toothpaste and comes from minerals called rutile, ilmenite and anatase. The mineral intake represents only about 0.3% of our total intake of nutrients. In Meghalaya, there are large deposits of coal, iron ore, limestone, dolomite, etc. फिर यहाँ पर रेड होल माइनिंग के बारे में मेंशन है, एक बार इसको गो थ्रो कर लेना, और यहाँ पर कुछ भी इम्पोर्टेंट नहीं। ये आपका मैप है जिसमें न्यूक्लियर और थर्मल पावर प्लांट्स के बारे में बताया हुआ है। न्यूक्लियर तो काफी कम है, एक आपका यहाँ पर नारोरा है, फिर रावत बाटा राजस्थान के अंदर है, फिर यहाँ पर आपका काकरापारा है, फिर यहाँ पर आपका काकरापारा है, फिर ये तारापुर है महाराष्ट्र के अंदर, नीचे है कायगा है, फिर कलपक्कम है। तो ये आपके कुछ मेजर न्यूक्लियर पावर प्लांट्स इंडिया के अंदर है। न्यूक्लियर आपको याद रखने होते हैं, थर्मल याद नहीं रखने होते, क्योंकि थर्मल इंडिया के अंदर बहुत सारे। अब बात करते हैं मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के बारे में। मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज आपका सेकेंडरी एक्टिविटी का पार्ट है। इंपॉर्टेंस क्या है मैन्युफैक्चरिंग की, एग्रीकल्चर को मॉडर्नाइज करने के लिए, अनएम्प्लॉयमेंट के अंदर अनएम्प्लॉयमेंट को कम करने के लिए, इंडिया की पॉवर्टी को कम करने के लिए, इंडिया का ट्रेड बढ़ाने के लिए, ट्रेड एंड कॉमर्स में इंडिया को आगे ले जाने के लिए, इंडिया को एम्पावर करने के लिए कि यस इंडिया खुद रॉ मटेरियल से फिनिश गुड को प्रोड्यूस कर सकता है। रिलेशन क्या है एग्रीकल्चर और इंडस्ट्रीज के बीच में, देखो सिंपल सा रिलेशंस है। एग्रीकल्चर से चीजें प्रोड्यूस होती हैं, फिर वो चीजें क्या होती हैं, वो मैन्युफैक्चरिंग के अंदर क्या होता है, रॉ मटेरियल की तरह यूज करते हैं, और वही जो इंडस्ट्रीज होती हैं, अब इंडस्ट्रीज के अंदर आपके इरिगेशन पंप्स होते हैं, फर्टिलाइजर्स, पेस्टिसाइड्स बनते हैं, जिनको हम एग्रीकल्चर के अंदर यूज करते हैं। कंट्रीब्यूशन ऑफ इंडस्ट्रीज टू नेशनल इकोनॉमी, अभी ये जो डाटा है, ये डाटा आपके लिए पुराना हो चुका है, जो नया डाटा है वो हम करंट अफेयर्स के थ्रू कवर कर लेंगे। अब है इंडस्ट्रियल लोकेशंस। देखो इंडस्ट्री कहाँ पर सेटअप होगी, सिंपल सी बात है, जहाँ पर मार्केट अच्छी खासी हो, जहाँ पर मनी की अवेलेबिलिटी अच्छी खासी हो, जहाँ पर ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी अच्छी खासी हो, तो वहीं पर तो इंडस्ट्री स्टेब्लिश होगी। तो सिंपल सी बात है, आप घर बनाते हो, आप घर बनाते टाइम क्या देते हो, यहाँ पर पानी अच्छे से अवेलेबल है, इलेक्ट्रिसिटी अवेलेबल हो रही है, हमें कोई खाने पीने की चीज चाहिए वो अवेलेबल है, पास में मार्केट है। तो उसी तरीके से इंडस्ट्री जो है उसको हम कहाँ स्टेब्लिश कर सकते हैं, जहाँ पर हमें सारी चीजें मिले, जहाँ पर हमें लेबर मिले, कैपिटल मिले, इंफ्रास्ट्रक्चर मिल जाए, अच्छे तरीके से ट्रांसपोर्ट मिल जाए, ताकि हम मार्केट से सारी चीज़ों को असेसेबल कर पाए। फिर यहाँ पर मेंशन है क्लासिफिकेशन ऑफ इंडस्ट्रीज। रॉ मटेरियल के बेस पे हम क्लासिफाई करें तो एक होता है एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज, जिन इंडस्ट्रीज के अंदर हमें एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स की ज़रूरत होती है इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग के लिए, जैसे कॉटन की ज़रूरत होती है, कॉटन के जो आपके क्लोथ्स मैन्युफैक्चर होते हैं, वूल, जूट, सिल्क। मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जिनके अंदर हमें मिनरल्स की जरूरत होती है, जैसे आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री के अंदर आयरन और स्टील की जरूरत होती है, सीमेंट इंडस्ट्री के अंदर हमें जरूरत होती है चीज़ों की, एल्यूमिनियम इंडस्ट्रीज, इन सभी में हमें क्या जरूरत होती है, हमें मिनरल्स की जरूरत होती है। अकॉर्डिंग टू देयर मेन रोल, बेसिक और की इंडस्ट्रीज, ऐसी इंडस्ट्रीज जिनके बिना काम चलना थोड़ा मुश्किल है, जैसे कि आयरन और स्टील, कॉपर इंडस्ट्री, एल्यूमिनियम इंडस्ट्री, इनके बिना आज के टाइम पर लाइफ पॉसिबल नहीं है, तो इनको हम बेसिक और की इंडस्ट्री में काउंट करते हैं। कंज्यूमर इंडस्ट्रीज कौन से होते हैं, जो जिन इंडस्ट्रीज के अंदर हमें डेली रूटीन की जो छोटी छोटी चीजें होती है वो वहां पर मैन्युफैक्चर होते हैं, वो वहां पर बनती है, जैसे टूथपेस्ट हो गया, शुगर हो गया, फैंस हो गए। कैपिटल इन्वेस्टमेंट की बात करें,
जहाँ पर इन्वेस्टमेंट कम होगी उसको हम स्मॉल स्केल इंडस्ट्री कह देंगे। जहाँ पर आपकी इन्वेस्टमेंट बहुत ज़्यादा होती है उनको वो लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज हो जाती है। ऑनरशिप के बेसिस पे पब्लिक सेक्टर जो टोटली ऑपरेटेड बाय गवर्नमेंट, जैसे आपका भेल है, सेल है। प्राइवेट सेक्टर जिसको कोई इंडिविजुअल ऑन करता है, जैसे टिस्को, बजाज। जॉइंट जहाँ पर गवर्नमेंट का भी शेयर है और साथ में इंडिविजुअल का भी शेयर है, जैसे ऑयल इंडिया लिमिटेड है, आपका मारुति है। कोऑपरेटिव सेक्टर इंडस्ट्रीज जो मतलब जिसके अंदर रॉ मटेरियल भी वो खुद प्रोड्यूस कर रहे हैं, काम भी खुद कर रहे हैं और बाद में जो इंडस्ट्री के अंदर भी वो खुद चीजें कर रहे हैं, जैसे द शुगर इंडस्ट्री है महाराष्ट्र की, कॉयर इंडस्ट्री है केरला। बेस्ड ऑन द बल्क एंड वेट ऑफ रॉ मटेरियल एंड फिनिश्ड गुड। हैवी इंडस्ट्रीज हो गई, क्यों? क्योंकि आयरन ओर्स वगैरह बहुत हैवी होते हैं। लाइट इंडस्ट्रीज जहाँ पर हम बहुत लाइट रॉ मटेरियल्स को यूज करते हैं। फिर यहाँ पर दोबारा एग्रोबेस्ड इंडस्ट्रीज के बारे में मेंशन है, टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के बारे में मेंशन है, दैट इट कंट्रीब्यूट सिग्निफिकेंटली टू इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, employment generations and foreign exchange earning. It is the only industry in India which is self-reliant and complete in the value of chain. फिर वैल्यू एडिशन इन द टेक्सटाइल इंडस्ट्री, पूरा यहाँ पर आपको एक मैप जो है वो गिवन, कैसे रॉ मटेरियल होता है, यार्निंग, फिर वीविंग, नीटिंग, फैब्रिक, फिर लास्ट में डाइंग और फिनिशिंग, फिर गारमेंट मैन्युफैक्चर। फिर कॉटन टेक्सटाइल्स के बारे में मेंशन है। पहले कॉटन टेक्सटाइल्स में प्रोड्यूस होता था विद द हेल्प ऑफ हैंड स्पिनिंग एंड हैंडलूम वीविंग टेक्निक, बट बाद में चीज़ें क्या है, मशीनरी के ऊपर सारी तरीके से शिफ्ट हो गई। पहले के टाइम पर आपको जो कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज थी वो मेनली कंसंट्रेटेड मिलती थी महाराष्ट्र और गुजरात वाली बेल्ट की तरफ, लेकिन अब आपको ये इंडस्ट्रीज जो है आपको अदर रीजन्स के अंदर भी देखने को मिल जाती है। इश्यूज क्या है कॉटन टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज के अंदर? मिसमैच है बिटवीन डिमांड एंड सप्लाई के अंदर, क्यों? लो आउटपुट है ऑफ लेबर्स की, स्टिफ कंपटीशन बहुत ज़्यादा है इसके अंदर, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर हैं। फिर जूट टेक्सटाइल्स के बारे में, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है रॉ जूट का, और जो जूट के अंदर, एक सेकंड, India is the largest producer of raw jute and jute goods and stand at second place as an exporter of jute after बांग्लादेश। मेनली आपको जूट से रिलेटेड जो मशीनरीज हैं, जो इंडस्ट्रीज हैं, वो आपको वेस्ट बंगाल की साइड देखने को मिलेंगी। मेनली क्या देखा जाएगा, जहाँ पर अवेलेबिलिटी ऑफ इनपुट्स हो, ट्रांसपोर्टेशन अच्छा हो, अवेलेबिलिटी ऑफ लेबर हो, इंफ्रास्ट्रक्चर हो। चैलेंजेस फेस्ड बाय द इंडस्ट्रीज यहाँ पर सारे मेंशन है। स्टिफ कंपटीशन है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर फ्रॉम सिंथेटिक सब्सिट्यूट्स बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं आज के टाइम पर, जूट के सब्सिट्यूट बहुत ज़्यादा अवेलेबल हैं, उसकी वजह से काफ़ी ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जो जूट टेक्सटाइल्स को फेस करनी पड़ती हैं। यहाँ पर आपको मैप है, कॉटन टेक्सटाइल्स जो ये ब्लैक से डिनोट है, वुलन टेक्सटाइल्स जो ऑरेंज से हैं, और सिल्क टेक्सटाइल्स जैसे आपका यहाँ पर है, ये रहा मुर्शिदाबाद है, तो ये इस तरीके से यहाँ पर डिनोट की गई है। मैसूर हो गया, सिल्क टेक्सटाइल के अंदर कॉलर हो गया, इस टाइप से यहाँ पर सारे मेंशन हैं। फिर है शुगर इंडस्ट्री, इंडिया लार्जेस्ट प्रोड्यूसर है शुगर का एंड ऑक्यूपाई द फर्स्ट प्लेस इन द प्रोडक्शन ऑफ गुड़ एंड खांडसारी। रॉ मटेरियल जो है इन इंडस्ट्रीज के अंदर यूज किया जाता है वो बल्कि होता है एंड इट्स सुक्रोज कंटेंट जो होता है वो रिड्यूस कर देता है हॉलेज को। दिस इंडस्ट्री सीजनल होती है नेचर के अंदर एंड आइडियली सूटेड टू द कोऑपरेटिव सेक्टर के लिए शुगर इंडस्ट्री बेस्ट होती है। उसके अलावा क्या है, इन रिसेंट ईयर देयर इज अ टेंडेंसी फॉर द मिल टू शिफ्ट एंड कंसंट्रेट इन द साउथ वेस्टर्न स्टेट एस्पेशली इन महाराष्ट्र। अब ये इंडस्ट्री आपको मिली महाराष्ट्र की साइड क्यों शिफ्ट हुई है? द cane produced as a higher sucrose content, the cooler climate ensure a long crushing season, the cooperatives are more successful in these states। ये कुछ रीजंस हैं शुगर इंडस्ट्रीज के इधर की तरफ शिफ्ट होने के। फिर लोकेशंस के बारे में मेंशन है, सबसे ज़्यादा आपको कहाँ मिलेंगी, उत्तर प्रदेश और बिहार के अंदर। फिर मेजर चैलेंजेस यहाँ पर आपके सभी मेंशन है। अब बात आती है मिनरल बेस्ड इंडस्ट्री, जिसके अंदर सबसे पहले है आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री, बेसिक इंडस्ट्री है, काफ़ी तरीके की हैवी इंडस्ट्री, मीडियम इंडस्ट्री, लाइट इंडस्ट्री सभी इनके ऊपर डिपेंड होती हैं। अब यहाँ पर पूरा प्रोसेस मैन्युफैक्चरिंग ऑफ स्टील का मेंशन किया हुआ है, ट्रांसपोर्ट ऑफ रॉ मटेरियल, फिर ब्लास्ट फर्नेस, पिग आयरन, फिर स्टील मेकिंग और लास्ट में मेटल को शेप करना। Iron ore, coking coal and limestone are required in the ratio of approximately 4:2:1 to manufacture steel. Some quantity of manganese are also required to harden the steel. Steel is needed to manufacture a variety of engineering goods, construction material, defense, medical, telephonic, scientific equipments and a variety of consumer goods.
The per capita consumption of steel is low in India as compared to the world. In 2018, India ranked second among the world's crude steel producer and is the largest producer of sponge iron. फिर मैक्सिमम कंसंट्रेशन ऑफ आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री आपको छोटा नागपुर प्लेट्यू की तरफ देखने को मिलती है। ये कुछ आयरन एंड स्टील प्लांट्स के बारे में बता रखा है। भद्रावती है, विजयनगर है, सीलम है, इधर आपका दुर्गापुर, बेकैरो, जमशेदपुर, राउरकेला, भिलाई, ये सभी के बारे में यहाँ पर मेंशन है। अब है unreleased potential of India. India is not able to perform its fullest potential. कई फैक्टर ऐसे हैं जहाँ पर इंडिया अभी भी अपना 100% नहीं दे पा रही। क्यों? पुअर इंफ्रास्ट्रक्चर की वजह से, इरेगुलर सप्लाई ऑफ एनर्जी की वजह से, लेबर की लो प्रोडक्टिविटी की वजह से एंड हाई कॉस्ट एंड लिमिटेड अवेलेबिलिटी ऑफ कोकी कोयल की वजह से। फिर यहाँ पर एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग के बारे में मेंशन है, द सेकंड मोस्ट इंपॉर्टेंट मेटलर्जिकल इंडस्ट्री इन इंडिया। प्रॉपर्टी दे रखी है, लाइट है, रेसिस्टेंट टू कोरोजन है, गुड कंडक्टर ऑफ हीट है, मेलिएबल है, बिकम स्ट्रॉन्गर व्हेन इट मिक्स विद अदर मटेरियल। बॉक्साइट, द रॉ मटेरियल यूज्ड इन द स्मेल्टर, इज अ वेरी बल्की डार्क रेडिश कलर्ड रॉक। फिर प्रोसेस दे रखा है पूरा, कैसे सारी चीजें तैयार होती हैं बॉक्साइट से लेकर फिर एल्यूमिना और फिर लास्ट में कैसे एल्यूमिनियम तैयार होता है। एल्यूमिनियम को हम एयरक्राफ्ट में, यूटेंसिल्स में, वायर्स में यूज करते हैं। इट हैज गेन पॉपुलैरिटी एज अ सब्स्टिट्यूट ऑफ सिल्वर, स्टील, कॉपर, जिंक एंड लेड इन अ नंबर ऑफ इंडस्ट्रीज। लोकेशंस कहाँ मिलेंगे आपको? एल्यूमिनियम स्मेल्टिंग प्लांट्स ओडिशा में मिलेंगे, वेस्ट बंगाल में, केरला में, उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, महाराष्ट्र में और तमिलनाडु में। फिर केमिकल इंडस्ट्रीज की बात की गई है। केमिकल इंडस्ट्रीज इन इंडिया इज फास्ट ग्रोइंग एंड डाइवर्सिफाइंग, इट कंप्राइजिंग बोथ लार्ज एंड स्मॉल स्केल मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज। केमिकल इंडस्ट्रीज के अपने लार्जेस्ट कंज्यूमर्स हैं। बेसिक केमिकल्स अंडरगो प्रोसेसिंग टू फर्दर प्रोड्यूस अदर केमिकल्स दैट आर यूज्ड फॉर इंडस्ट्री एप्लीकेशन, एग्रीकल्चर और डायरेक्टली फॉर कंज्यूमर मार्केट। फिर क्लासिफिकेशन की गई है ऑर्गेनिक केमिकल्स, inorganic chemicals and organic chemicals. It includes sulfuric acid used to manufacture fertilizer, synthetic fibers, nitric acid, alkaline soda ash जिसको हम ग्लास, सोप और डिटर्जेंट में यूज करते हैं, कास्टिक सोडा। फिर है ऑर्गेनिक केमिकल्स जिनको हम पेट्रोकेमिकल्स के अंदर यूज करते हैं, विच आर यूज्ड फॉर सिंथेटिक फाइबर्स, सिंथेटिक रबर, प्लास्टिक, डाई स्टफ, ड्रग्स और फार्मास्यूटिकल्स के अंदर। फिर है फर्टिलाइजर इंडस्ट्री के अंदर बात है, इज अराउंड द प्रोडक्शन ऑफ नाइट्रोजीनियस फर्टिलाइजर, मेनली यूरिया है। फिर फॉस्फेटिक फर्टिलाइजर्स है, एमोनियम फॉस्फेट है, कॉम्प्लेक्स फर्टिलाइजर्स हैं विच हैव अ कॉम्बिनेशन ऑफ नाइट्रोजन, फॉस्फेट एंड पोटाश। The potash is entirely imported as India does not have any reserves of commercially usable potash or potassium compounds in any form. तो ये सारी चीजें बाहर से इंपोर्ट की जाती हैं। फर्टिलाइजर प्रोड्यूसिंग स्टेट कौन कौन से हैं? गुजरात है, तमिलनाडु है, उत्तर प्रदेश है, पंजाब है, केरला है। सीमेंट इंडस्ट्रीज एसेंशियल है, हाउस की कंस्ट्रक्शन, बिल्डिंग की, फैक्ट्रीज की, एयरपोर्ट्स की कंस्ट्रक्शन के लिए। हैवी रॉ मटेरियल चाहिए होता है इनके लिए, जैसे लाइमस्टोन, सिलिका, जिप्सम। फिर सीमेंट इंडस्ट्री हैज स्ट्रेटेजिकली लोकेटेड प्लांट्स इन गुजरात दैट हैव सुटेबल एक्सेस टू द मार्केट इन द गल्फ कंट्री। फिर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्रीज की बात की गई है। ऑटोमोबाइल प्रोवाइड व्हीकल फॉर क्विक ट्रांसपोर्ट ऑफ गुड्स, सर्विसेज एंड पैसेंजर्स। ट्रक्स, बसेस, कार, मोटरसाइकिल, स्कूटर्स, थ्री व्हीलर्स, सारी चीजें इंडिया के अंदर अलग अलग जगह पर मैन्युफैक्चर की जाती हैं। आपको इंडस्ट्रीज मिलेंगी दिल्ली में, गुरुग्राम में, मुंबई, पुणे, चेन्नई के अंदर। फिर इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी और इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री की बात की गई है। द इलेक्ट्रॉनिक इंडस्ट्री कवर्स अ वाइड रेंज ऑफ प्रोडक्ट्स सच एज ट्रांजिस्टर, सेट्स, टेलीविजन, cellular, telecom, telephone exchange, radars, computers, etc. Bangalore has emerged as the electronic capital of India. Important center है आपके मुंबई, दिल्ली, हैदराबाद, पुणे, चेन्नई, कोलकाता, लखनऊ एंड कोबेटा। फिर आपका इंडस्ट्रियल पोल्यूशन एंड एनवायरमेंटल डिग्रेडेशन, इंडस्ट्रीज की वजह से एयर पोल्यूशन होता है। क्यों? क्योंकि जो सारा वेस्ट होता है वो सारी चीजें कहाँ जाती हैं? आपके हवा के अंदर जाती है। हवा के अंदर टॉक्सिक गैसेस रिलीज होती हैं, जैसे कि आपकी केमिकल इंडस्ट्रीज से। उसके अलावा डस्ट वगैरह रिलीज होती है, स्मोक रिलीज होती है, वो सारी कहाँ जाती है? हवा के अंदर जाती है, जिसकी वजह से एयर पोल्यूशन होता है। वाटर पोल्यूशन क्यों होता है? क्योंकि इंडस्ट्रियल वेस्ट को हम पानी के अंदर बहा देते हैं। पानी के अंदर हम काफ़ी सारी ऐश को बहा देते हैं, पेस्टिसाइड्स को बहा देते हैं, केमिकल्स को बहा देते हैं, प्लास्टिक को बहा देते हैं, जिसकी वजह से वाटर पोल्यूशन होता है। फिर थर्मल पोल्यूशन ऑफ वाटर अकर्स कब? व्हेन हॉट water from factories and thermal plants is drained into rivers and ponds before cooling। तो वो थर्मल क्या हो गया? वो आपका थर्मल पोल्यूशन हो गया। फिर है नॉइस पोल्यूशन। कैसे होता है? अब जहाँ इंडस्ट्रीज होती हैं वहाँ पर बहुत सारा मतलब आपको शोर,
शराबा सुनेगा। आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री से तो बहुत ज़्यादा आवाज़ आती है, तो उससे क्या होता है, आपको इरिटेशन होती है, एंगर होता है, हियरिंग इम्पेयरमेंट हो सकता है, आपकी हार्ट रेट बढ़ सकता है, ब्लड प्रेशर लेवल बढ़ सकता है, तो इसलिए नॉइस पोल्यूशन भी होता है। फिर है कंट्रोल ऑफ इन्वायरमेंटल डिग्रेडेशन, वेज टू रिड्यूस द इंडस्ट्रियल pollution of fresh water, minimizing use of water for processing by reusing and recycling it in 2 or more successive stages, harvesting of rain water कर सकते हैं, treating hot water and effluents before releasing them in rivers and pond, ये कर सकते हैं, प्राइमरी ट्रीटमेंट कर सकते हैं, फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट एंड टर्सरी ट्रीटमेंट, जिससे कि पानी को हम पोल्यूशन को बचा सकें और पानी के अंदर हम वो जो हॉट वाटर जा रहा है वो उसी फॉर्म में ना जा पाए, उसको भी हम रोक सकें। अदर भी क्या हो सकते हैं, एयर पोल्यूशन को रिड्यूस करने के हो सकते हैं, दैट पर्टिकुलर मैटर इन द एयर कैन बी रिड्यूस बाय फिटिंग स्मोक स्टिक्स टू फैक्ट्रीज विद इलेक्ट्रोस्टैटिक प्रिसिपिटेटर्स, फैब्रिक फिल्टर्स और स्क्रबर्स एंड इनर्शियल सेपरेटर्स, ये सारी चीज़ें कर सकते हैं। नॉइस पोल्यूशन को रिड्यूस करने के लिए हम आज के टाइम पर जो मशीनरी है उनके अंदर साइलेंसर वगैरह का यूज़ कर सकते हैं, जिसकी वजह से मशीन्स में से ज़्यादा आवाज़ क्रिएट ना हो। फर्स्ट सक्सेसफुल टेक्सटाइल मिल इस्टेब्लिश हुई थी बॉम्बे 1854 में, फर्स्ट जूट मिल हुई थी कोलकाता के अंदर 1855 एट रिशरा, ये सारी चीज मेंशन है। फर्स्ट सीमेंट प्लांट सेटअप हुआ था चेन्नई में 1904 के अंदर। इस तरीके से यहाँ पर आपका इस चैप्टर का एंड होता है। नेक्स्ट चैप्टर है लाइफलाइंस ऑफ नेशनल इकोनॉमीज। लाइफलाइंस क्या होते हैं, आपके मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट। मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट लैंड होते हैं, वाटर होते हैं, एयर होते हैं। लैंड के अंदर आपका रोडवेज आता है, रेलवेज आता है, पाइपलाइंस आती हैं। वाटर के अंदर इनलैंड और ओवरसीज। एयर के अंदर आपका डोमेस्टिक एयरवेज, इंटरनेशनल एयरवेज। डोमेस्टिक एयरवे में पब्लिक अंडरटेकिंग भी होती है, प्राइवेट एयरलाइंस भी होती हैं। अब रिलेशन क्या है ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के बीच में, इसमें बताने जैसा कुछ नहीं है। अब ट्रांसपोर्ट और ट्रेड के बीच में सिंपल सा रिलेशन है। हमें विलेज से विलेज को कनेक्ट करने के लिए भी जरूरत होती है, विलेज से टाउन, विलेज से सिटी, हर चीज को हमें कनेक्ट रखना पड़ता है। वो कनेक्ट हम कैसे रखते हैं, ट्रांसपोर्टेशन और कम्युनिकेशन की हेल्प से ही हम रख सकते हैं। हमें एक विलेज से दूसरी जगह विलेज के अंदर सामान शिफ्ट करना है, हम रोड की हेल्प लेंगे, रोड ट्रांसपोर्ट की हेल्प लेंगे। हमें बहुत दूर सामान अपना पहुंचाना है तो हम ट्रेन की हेल्प ले सकते हैं, रेलवेज की हेल्प ले सकते हैं। हमें इंटरनेशनली पहुंचाना है तो हम एयरपोर्ट्स की हेल्प लेंगे, एयरप्लेन्स की हेल्प लेंगे, या फिर हम सी के रास्ते की हेल्प लेंगे। सबसे पहले है रोड्स के बारे में। इंडिया हैज वन ऑफ द लार्जेस्ट रोड नेटवर्क इन द वर्ल्ड एग्रीगेटिंग टू अबाउट 56 लाख किलोमीटर। इन इंडिया रोडवेज हैव प्रीसीडेड रेलवेज। इंपॉर्टेंस क्या है रोड की, लो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट आती है रोड्स की एज कम्पेयर टू जब हम अदर मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट के अंदर देखते हैं। मूवमेंट करना आसान है रोड से, इकोनॉमिकली फॉर शॉर्ट डिस्टेंस के लिए हम हमेशा रोड को प्रेफर करते हैं। लो को हैंडल करना एक लो कॉस्ट है। इट प्रोवाइड डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड करता है, और कोई भी ट्रांसपोर्ट हमें डोर टू डोर सर्विस प्रोवाइड नहीं करता है। क्लासिफिकेशन रोड्स की जाती है। यहाँ पर आपका गोल्डन क्वाड्रिलेटर और सुपर हाईवेज के बारे में मेंशन है। द गवर्नमेंट हैज launched a major road development project linking Delhi, Kolkata, Chennai, Mumbai and Delhi by 6-lane super highways. It includes the north-south corridor linking Srinagar and Kanyakumari, east-west corridor connecting Silchar and पोरबंदर। अब क्या होता है ना कि ये सारी चीज़ों के अंदर डाटा चेंज होता रहता है, तो इसलिए हमें जब भी डाटा चाहिए होता है रेलवे और रोड्स का, तो हमें हमेशा जिस टाइम पर हम तैयारी कर रहे हैं तो उस टाइम से पहले हमें गूगल कर लेना चाहिए, क्योंकि डाटा जल्दी जल्दी चेंज होता रहता है कुछ कुछ सालों के अंदर। फिर मेन ऑब्जेक्टिव क्या है, टू रिड्यूस द टाइम एंड डिस्टेंस बिटवीन द मेगा सिटीज ऑफ इंडिया। इम्प्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी होती है, नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया। जितने भी नेशनल हाईवे होते हैं उनको मेंटेन करने का काम होता है सेंट्रल पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट का, और इन्हीं का काम है किस चीज का, हाईवे बनाने का। अभी आप मुझे बताओ करंटली इंडिया का सबसे बड़ा हाईवे कौन सा है। फिर स्टेट हाईवेज है, स्टेट हाईवे को स्टेट पब्लिक वर्क्स डिपार्टमेंट हैंडल करता है। डिस्ट्रिक्ट रोड्स हैं उनको जिला परिषद मेंटेन करता है। फिर अदर रोड्स हैं, These include rural roads which link rural areas और villages को टाउन के साथ कनेक्ट करता है। These roads receive special impetus under the प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना। फिर आपके बॉर्डर रोड्स होते हैं जो आपको कंट्री के बॉर्डर्स पे दिखाई देते हैं। द बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग कंस्ट्रक्ट एंड मेंटेन रोड्स इन द बॉर्डरिंग एरियाज ऑफ इंडिया। फिर यहाँ पर रेलवे की बात की गई है। रेलवे एक प्रिंसिपल मोड ऑफ ट्रांसपोर्टेशन है इंडिया के अंदर। रेलवेज को हम काफ़ी तरीके से यूज़ करते हैं, बिजनेस पर्पसेस, पिलग्रिमेज पर्पसेस और भी हर पर्पस से हम रेलवे को यूज़ किया जाता है।
इंडिया की इकोनॉमिक लाइफलाइन भी रेलवे को माना जाता है। द इंडियन रेलवे इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड इनटू 16 जोन्स। डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ रेलवे नेटवर्क इन इंडिया, नॉर्दर्न प्लेन के अंदर देखें तो वहाँ पर कंडीशन सारी तरह की फेवरेबल होते हैं, तो वहाँ पर आपको डिस्ट्रीब्यूशन रेलवेज का ज़्यादा मिलेगा। हिली ट्रेन के अंदर आपको रेलवे ट्रैक्स जो हैं वो आपको लो हिल्स के अंदर मिलते हैं, गैप्स में मिलते हैं, टनल्स के अंदर मिलते हैं। हिमालयन माउंटेन रेंजेस हैं, वहाँ पर आपको पॉपुलेशन कम होती है, इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी कम है और वहाँ पर चीज़ें इतनी फेवरेबल नहीं है रेलवे लाइन की कंस्ट्रक्शन के लिए। Konkan Railway क्या है? It lies along the west coast and has facilitated the movement of passenger and goods in this most important economic region of country. It also faced a number of problems such as sinking of track in some stretches and landslide. Other areas with difficult to lay railway lines कौन से? सैंडी प्लेन है वेस्टर्न राजस्थान के, वहाँ पर रेलवे पॉसिबल भी कम होती है। स्वयं ऑफ राजस्थान है, फॉरेस्ट्री ट्रैक्स है मध्य प्रदेश के, छत्तीसगढ़ के। ये कुछ अदर एरियाज हैं जहाँ पर माउंटेन्स नहीं है, फिर भी रेलवे लाइंस को यहाँ पर इस्टेब्लिश करना थोड़ा प्रॉब्लमेटिक है। चैलेंजेस क्या है रेलवे के? काफ़ी पैसेंजर्स बिना टिकट्स के ट्रैवल करते हैं, थेफ्ट्स होते हैं, डैमेज करते हैं रेलवे प्रॉपर्टीज़ को, कुछ लोग बिना किसी काम के चेन को पुल कर देते हैं जिसकी वजह से रेलवे को काफ़ी डैमेज होता है। कुछ लोग रेलवे के आगे आके सुसाइड भी कर लेते हैं। ये बुक्स में मेंशन नहीं है बट ये रियलिटी है। उस सुसाइड की वजह से वो जो समटाइम्स होता है वो ट्रेन को रुकना पड़ता है इमरजेंसी में, या फिर कोई चेन खींच देता है, उससे रेलवे को काफ़ी नुकसान होता है। Pipeline transport is a new arrival on the transportation map of India. Apart from water transport, it has been now for transporting crude oil, petroleum products, and natural gas from oil and natural gas field to refineries, fertilizer factories, and big thermal power plants. Solids can be transported through a pipeline when converted into slurry. Initial cost of line pipeline is very high, but subsequently running cost जो है वो इसकी मिनिमल होती है। 3 important नेटवर्क हैं पाइपलाइन के। फ्रॉम ऑयलफील्ड इन अपर असम टू कानपुर है, फ्रॉम सलाई इन गुजरात टू जलंधर इन पंजाब है। गैस पाइपलाइन फ्रॉम हजीरा इन गुजरात कनेक्ट्स जगदीशपुर इन उत्तर प्रदेश। फिर वाटरवेज की बात की गई है। वाटरवेज का एडवांटेज है, वाटरवे चीपेस्ट मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्ट होता है, मोस्ट सुटेबल होता है हैवी और बल्कि गुड्स को ट्रांसपोर्ट करने में, फुल एफिशिएंट होता है, इन्वायरमेंट फ्रेंडली ट्रांसपोर्ट होता है। इंडिया के पास इनलैंड नेविगेशन वाटरवे सिस्टम भी बहुत अच्छी खासी लेंथ के अंदर आज के टाइम पर अवेलेबल है। यहाँ पर आपके नेशनल वाटरवेज बताए गए हैं। नेशनल वाटरवे 1 है आपका गंगा रिवर बिटवीन इलाहाबाद एंड हल्दिया, फिर आपका 2 है ब्रह्मपुत्र रिवर बिटवीन सदिया एंड दुबरी, फिर 3rd है आपका वेस्ट कोस्ट कलान केरला कोलमपुरम टू कोलम और उद्योगा मंडल एंड चपाकारा कैनाल, फिर 4th है आपका स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ गोदावरी एंड कृष्णा रिवर अलोंग विद काकीनाडा पुडुचेरी स्ट्रेच ऑफ कैनाल, फिर आपका 5th है स्पेसिफाइड स्ट्रेचेस ऑफ रिवर ब्राह्मणी अलोंग विद मताई रिवर डेल्टा चैनल्स ऑफ महानदी एंड ब्रह्मणी रिवर एंड ईस्ट कोस्ट कैनाल। फिर उसके बाद यहाँ पर मेजर पोर्ट्स की बताई हुई है। विद द लॉन्ग कोस्ट लाइन ऑफ ये कोस्ट लाइन चेंज हो चुकी है। इंडिया इज डॉटेड विद 13 मेजर एंड 200 notified non-major ports. These major ports handle 95% of India's foreign trade. फिर आपके पोर्ट्स के बारे में मेंशन है, कांडला के बारे में मेंशन है, फर्स्ट पोर्ट जो इंडिपेंडेंस के बाद डेवलप हुआ था। इट इज ऑल्सो नोन एज दीनदयाल पोर्ट एंड इट इज अ टाइडल पोर्ट। फिर मुंबई के बारे में मेंशन, इट इज द बिगेस्ट पोर्ट विद द स्पेशियस नेचुरल एंड वेल शेल्टर्ड हार्बर। फिर जवाहरलाल नेहरू पोर्ट है, इट वॉज प्लान्ड विद अ व्यू टू डीकंक्वेस्ट द मुंबई पोर्ट एंड सेव एज अ हब पोर्ट फॉर दिस रीजन। फिर आपका मारमगाया पोर्ट है गोवा के अंदर, फिर न्यू मैंगलोर पोर्ट है कर्नाटका के अंदर, फिर कोची पोर्ट के बारे में बताया हुआ है, फिर टूटिकोरिन पोर्ट है आपका चेन्नई पोर्ट है, फिर विशाखापट्टनम पोर्ट है जो डीपेस्ट लैंडलॉक एंड वेल प्रोटेक्टेड पोर्ट है इंडिया का, पैराद्वीप पोर्ट है, फिर कोलकाता का है ओनली रिवराइन पोर्ट है जो इंडिया के अंदर, फिर आपका हल्दिया पोर्ट के बारे में आपको यहाँ पर बताया हुआ है। अब एक ही न्यू पोर्ट ऐड हुआ है, उस पोर्ट का नाम मैंने आपको प्रीवियस क्लासेस में बताया है, अभी मुझे आप मेंशन करना कि जो लेटेस्ट पोर्ट मेजर लिस्ट के अंदर ऐड हुआ है उसका नाम क्या है। फिर एयरवेज के बारे में, फास्टेस्ट है, मोस्ट कंफर्टेबल और प्रेस्टिजियस मोड ऑफ ट्रांसपोर्ट है। इट कैन कवर वेरी डिफिकल्ट ट्रेन्स लाइक माउंटेन्स डेजर्ट, सभी को ये कवर कर सकता है। एयर ट्रांसपोर्ट नेशनलाइज हुआ था इंडिया के अंदर 1953 के अंदर। फिर एयर इंडिया, इट प्रोवाइड डोमेस्टिक एंड इंटरनेशनल एयर सर्विसेज। फिर पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड, इट प्रोवाइड हेलीकॉप्टर सर्विसेज टू ऑयल एंड नेचुरल गैस कॉर्पोरेशन in its offshore operation to inaccessible areas and difficult terrains like the
northeastern states and interior parts of Jammu and Kashmir. Issues हैं air travel is not within the reach of the common people. फिर कम्युनिकेशन के बारे में मेंशन है, इंडिया का पोस्टल नेटवर्क लार्जेस्ट है वर्ल्ड के अंदर. फर्स्ट क्लास मेल, दीज आर कार्ड्स एंड एनवेलप्स एंड आर एयरलिफ्टेड बिटवीन स्टेशंस कवरिंग बोथ लैंड एंड एयर. फिर सेकंड क्लास मेल के बारे में यहाँ पर मेंशन है. फिर ये सारी चीज़ें यहाँ पर मेंशन आपको की गई हैं. फिर to facilitate quick delivery of mails in large town and cities, 6 main channels have been introduced. They are called Rajdhani Channel, Metro Channel, Green Channel, Business Channel, Bulk Mail Channel and Periodical Channel. फिर यहाँ पर टेलीकम्युनिकेशंस के बारे में मेंशन है, वन रीड कर लेना, उससे ज़्यादा यहाँ पर कुछ नहीं है. फिर मास कम्युनिकेशन, ऑल इंडिया रेडियो, आकाशवाणी इन broadcast a variety of programs in national, regional and local languages. फिर दूरदर्शन है, द नेशनल टेलीविजन चैनल ऑफ इंडिया. पर आज के टाइम पे तो दूरदर्शन कौन ही देखता है, बहुत कम ही लोग हैं जो देखते हैं. इंडिया इज द लार्जेस्ट प्रोड्यूसर ऑफ फीचर फिल्म्स इन द वर्ल्ड. द सेंट्रल बोर्ड ऑफ फिल्म सर्टिफिकेशन इज द अथॉरिटी टू सर्टिफाई बोथ इंडिया एंड फॉरेन फिल्म्स. फिर इंटरनेशनल ट्रेड के बारे में मेंशन है कि दो कंट्रीज के बीच में जो गुड एक्सचेंज होते हैं थ्रू सी, एयर और लैंड रूट्स. Advancement of international trade of country is an index to its economic prosperity. It is therefore considered the economic barometer for a country. फिर एक्सपोर्ट एंड इम्पोर्ट है, कंपोनेंट्स हैं ट्रेड के, बैलेंस ऑफ अ ट्रेड है कंट्री का. डिफरेंस होता है एक्सपोर्ट और इम्पोर्ट के अंदर. अब अगर हमारी कंट्री बाहर चीज़ें एक्सपोर्ट ज़्यादा कर रही है, बाहर से चीज़ें इम्पोर्ट कम कर रही है, तो हमारा ट्रेड ऑफ बैलेंस पॉजिटिव हो रहेगा. और अगर हम इम्पोर्ट ज़्यादा कर रहे हैं, एक्सपोर्ट कम कर रहे हैं, तो हमारा ट्रेड ऑफ बैलेंस जो है, बैलेंस ऑफ ट्रेड जो है वो नेगेटिव हो जाएगा, अनफेवरेबल हो जाएगा. इंडिया क्या क्या एक्सपोर्ट करता है बाहर? जेम्स को, ज्वेलरी को, केमिकल्स को, रिलेटेड प्रोजेक्ट, एग्रीकल्चर और अलाइड. बाहर से हम क्या क्या चीज़ें इंपोर्ट करते हैं? मेनली पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स हो गए, केमिकल्स हो गए, काफ़ी इलेक्ट्रॉनिक आइटम्स हो गए जो हम बाहर से मंगाते हैं. फिर है टूरिज्म एज ट्रेड. आज के टाइम पर टूरिज्म भी काफ़ी ज़्यादा इंडिया के अंदर इंक्रीज होता जा रहा है. मोर देन 15 मिलियन पीपल आर डायरेक्टली इंगेज इन द टूरिज्म इंडस्ट्री. टूरिज्म हमारी नेशनल इंटीग्रेशन को काफ़ी ज़्यादा प्रमोट करता है. लोकल हैंडीक्राफ्ट्स टूरिज्म की वजह से काफ़ी ज़्यादा प्रमोट होता है. फिर कुछ इंटरेस्टिंग पॉइंट है. द इंडियन रेलवे इज द लार्जेस्ट पब्लिक सेक्टर अंडरटेकिंग इन द कंट्री. द फर्स्ट ट्रेन स्टीम्ड फ्रॉम मुंबई टू थाने इन 1853 covering a distance of 34 kilometers. Digital India program. It is an umbrella program to prepare India for a knowledge-based transformation. It focuses on being transformative to realize IT Indian talent plus IT information technology is equal to India tomorrow and is on making technological central to enabling changes. होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो. डाउट हो, प्रॉब्लम हो, डू मेंशन इन द कमेंट सेक्शन. पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल के ऊपर मिल जाएगी, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा. आप चाहो तो आप मुझसे इंस्टाग्राम पे या टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हो, दोनों के लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएंगे. आप यूपीएससी मेंस की तैयारी करना चाहते हो तो उसके लिए भी मेरा कोर्स स्टार्ट हो चुका है ऑलरेडी. आप चाहो तो आप उसको ज्वाइन कर सकते हो. उसकी डिटेल आपको चैनल के ऊपर मिल जाएंगी. ना मिले तो आप मुझसे मेंशन कर सकते हो, मैं आपको सारी चीज़ें प्रोवाइड कर दूंगी. थैंक यू एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक एंड शेयर माय वीडियो.